स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। जाकर उस आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार के आओ। तो उसका साथी कहता है, हाँ हाँ, अगर तुमने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया तो वो तो पहले ही मारा जाएगा। तो उसका बॉस उसे कहता है कि बिल्कुल, तुम ये बात काफी अच्छी तरीके से जानते हो, तो चलो उससे सीखो। और ऐसे ही वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। वहीं पर हमें हैमल्ड को भी बैठा हुआ दिखाते हैं, जो अपनी घड़ी को लेकर उसी के बारे में सोच रहा था। मैं खो चुका हूँ। मैं मर्सनरी क्रॉप के अंदर भी नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे सीड ऑफ डार्कनेस वहाँ पर इफेक्ट करता। और ये मेरा नेकलेस है, जो कि मैं फॉरेस्ट ऑफ रूट से लेकर आया हूँ। मुझे उसका क्लू ढूंढना होगा कि आखिर अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। और मैं बस इन आसपास के गांवों में ही घूम रहा हूँ। पर मैं इस तरीके से दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकता जब मेरे पास कोई भी जॉब और पैसे नहीं रहेंगे। यहाँ तक आने में भी मुझे 3 दिन का समय लगा था। तो फिर तो ये पूरी पूरी दुनिया की बात है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि इस सफर में मैं केवल अच्छे लोगों से मिलूं, जैसे कि पेस मर्सनरी क्रॉप के थे। और हाँ, फैनी ने मुझे बहुत सारा पैसा भी दिया है, पर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि आखिर इस सब की कीमत कितनी है। पर मेरे पास डेरियन के पैसे भी है और फैनी का दिया हुआ रिवॉर्ड भी है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए। जिसके बाद उसका ध्यान एक लेटर के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो सोचता है क्या ये फैनी का है या फिर डेरियन का। लेटर में डेरियन ने लिखा हुआ था, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मारा जा चुका हूँ और तुम फॉरेस्ट ऑफ रूट से सक्सेसफुली बाहर आ गए हो। तुम प्रोबेबली बाहर की दुनिया में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लोगे, पर वहाँ पर जीना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए इस चीज का बुरा मत मानना। और एक समय आ गया था जब मैं सच में तुम्हारी चिंता करने लगा था, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई भी गोल नहीं है और तुम ऐसे ही अभी भटक रहे हो, तो तुम बेंट्री में जाने की कोशिश करना। वहाँ पर एक जगह है ग्रेटा अकेडमी, जहाँ पर तुम्हारी उम्र के बच्चे इसे अटेंड करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी टीचिंग में इंसानियत के बारे में मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, पर वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमनर्स और नोबल इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। वहाँ पर कोई भी इस चीज के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी को इस चीज की ज्यादा चिंता होगी कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। और बिल्कुल तुम खुद से वहाँ पर इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पर पहुंचकर एक आदमी को ढूंढना जिसका नाम ईथन कुड्रो है। अगर तुम मेरी दी हुई तलवार उसे दिखाओगे तो वो ये समझ जाएगा कि तुम मेरे डिसाइपल हो। हम लोगों ने एक कसम खाई थी, इसलिए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हैमल्ट, ये इंसानी दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग जगह हो सकती है, जैसे कि तुमने सोची हो, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम तुम्हारी सारी दिक्कतें अपनी ताकत के साथ सॉल्व कर सको। पर जब तुमने इस हार्श ट्रेनिंग को ओवरकम कर लिया तो मुझे यकीन है कि तुम आगे आने वाली दिक्कतों को भी आसानी से पार कर लोगे। इसलिए अपना ख्याल रखना। वो लेटर के शब्दों को देखते हुए कहता है कि ये सभी बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। क्या डेरियन के पास सच में लेटर लिखने की भी ताकत बची हुई थी? वो ये देखकर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्शन मिल गई है कि आखिर अब मुझे कहाँ पर जाकर रुकना है। इसलिए वो डेरियन का इस लेटर के लिए शुक्रिया करता है। तभी उसके पास उसका खाना आ गया था और वेटर उसे बताता है कि आपके 15 मैक हो गए। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, तो क्या खाने के लिए केवल 15 मैक लगते हैं? वो उसे एक कॉइन देता है, पर वो देखने के बाद वेटर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है, ये तो 1000 मैक का कॉइन है। पर ये बात वहाँ पर बैठा हुआ एक दूसरा आदमी भी सुन लेता है। हैमल्ड कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज यहीं पर सोऊंगा, इसलिए तुम इसके पैसे भी इसी में से काट सकते हो। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। पर जो शराब पिए हुए आदमी था, ये किसी गुंडे की तरह है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हैमल्ड को देखता है। हैमल्ड अपने पैसों को रखते हुए सोचता है, मैंने कुछ दिनों पहले की जो रिक्वेस्ट है उससे 90,000 मैक पाए हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा है। तो चलो आज मैं यहीं पर सोता हूँ और कल मैं वहाँ पर जाऊंगा। पर तभी वो आदमी हैमर की टेबल पर हाथ पटकते हुए हंसते हुए कहता है कि बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो दोनों आमने सामने थे और वो सभी हैमर के पास आकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो क्यों ना तुम हमें कुछ शराब पीने के लिए पैसे दे दो। मुझे लगता है कि 20,000 मैक काफी ज्यादा होंगे। पर हेमल्ट उसे मना कर देता है। तो बेटा ये देखकर अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसा इंसान है। वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ खड़ा हो गया था और चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है? और ऐसा करके उसने हेमल्ट का खाना भी गिरा दिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? हेमल्ट उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो? पर वो आदमी गुस्से के साथ हेमल्ट के ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि तुम चुप हो जाओ। पर हेमल्ट बड़ी आसानी से उसके हाथ को रोक लेता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि नहीं, क्या तुम पूरी तरह से बहरे हो? हेमल्ट की ताकत देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और उनका बॉस हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसका एक साथी गुस्से के साथ हेमल्ट के ऊपर मारते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हारी बॉस के पंच को रोकने की हिम्मत भी कैसे हुई? पर हेमल्ट स्लाइडली उसके पंच को डॉज कर लेता है, जिसके बाद अपने एक पंच के साथ उसके जबड़े का नक्शा बिगाड़ देता है। उसने अपने एक पंच के साथ उसके दांतों का कचूमर बना दिया था। वो बहुत दूर जाकर गिर गया था
और उसके बाकी साथी ये देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गए थे। हैमल्ट उस आदमी को मुक्का मारता ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या हो। वो कहता है कि मैं एक मर्सनरी हूँ, और साथ ही वो टेबल के ऊपर लात मारकर उस आदमी का भी चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है और उसे काफी ज्यादा दूर धकेल देता है। और साथ ही हैमल्ट अपना बैग लेते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और अगली बार मुझे परेशान मत करना। उस आदमी की हालत खराब हो गई थी, पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हैमल्ट को डराते हुए कहता है कि लड़के बस तुम रुक जाओ, तुम्हें हमारी बात ना मानने की वजह से पछताना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं इतना ऑफेंस हो चुका हूँ कि अब मैं यहाँ पर एक बार भी ड्रिंक नहीं कर सकता। और वो हैमर से कहता है कि रात में संभल के सोना, ऐसा ना हो कि रात में जब तुम करौटा लो तभी कोई आकर तुम्हारे पीठ खूब दे। जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए थे। हैमर ये देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि इस तरीके के कमीने लोग हर जगह पे ही मिल जाते हैं। और तभी वो वेटर हैमर को वार्न करते हुए कहता है कि सर, आपको तुरंत ही इस टाउन को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। ये एक फैक्ट है कि ब्लैक हॉक अगर डिसीजन लेते हैं लड़ाई करने का तो वो उसे मार डालते हैं। हैमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है क्या ब्लैक हॉक, तो वो आदमी बताता है कि ये गुंडों का ग्रोह है जो कि अंडरवर्ल्ड पर डोमिनेट करते हैं। और ना ही केवल उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोग असैसिनेशन का भी काम करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल जाए। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस टाउन को छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। ये सुनकर हैमल्ट कहता है यानी यहाँ पर इससे भी ज्यादा कमीने लोग हैं जितना मैंने सोचा था, तो शायद यही अच्छा रहेगा कि मुझे उससे अभी फाइट कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाद में वो मेरा रूम पूरी तरह खराब कर दे, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ से किसी और जगह पर लेकर जाना होगा। वो वेटर से कहता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है इस तरीके से खड़ा रहने का, इसलिए जो पैसे मैंने आपके रूम के लिए काटे थे मैं वो आपको दे देता हूँ, जिसके बाद आप यहाँ से चले जाना। पर हैमल्ट उससे कहता है क्या वो लोग फिर से यहाँ पर वापस आएंगे। वेटर घबराते हुए कहता है कि बिल्कुल वो जरूर आएंगे। हैमल्ट उससे कहता है अगर वो वापस आते हैं तो लोगों से बोल देना कि मैं यहाँ से भागकर जंगल के अंदर जा चुका हूँ, क्योंकि मैं अब उसे वहीं पर फाइट करूंगा। वेटर ये सुनकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि रुकिए, पर हैमल्ट कहता है कि जब मैं आऊँ तो मेरा रूम तैयार रहना चाहिए। और ये कहकर वो वहां से चला गया था। जिसके बाद रात में हमें उन लोगों को कोने में सीन दिखाते हैं। उसका एक आदमी कहता है कि सच में हम ये करने वाले हैं। उनका बॉस कहता है कि बिल्कुल, तुमने देखा नहीं कि आकर उस कमीने ने किस तरीके से हमारी बेइज्जती करी। इस बिजनेस में तुम्हारी प्राइड ही तुम्हारी लाइफ है। पर वो कहता है पर वो लड़का देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और इतना ही नहीं वो एक मर्सनरी भी है। उनका बॉस कहता है इस तरीके से शिकायत करना बंद करो, तुम सच में एक चूहिया की तरह हो, बिल्कुल पूरी तरह से बेकार। चलो सबसे पहले हम हेडक्वार्टर चलते हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि नहीं, हम खुद ही इस चीज को संभाल सकते हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे थे तभी उनका एक साथी भागते हुए वहां पर आकर कहता है कि हम लोगों ने ये पता लगा लिया है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो उसका बॉस कहता है तो एम्प्लॉय ने उससे क्या कहा। वो आदमी थका हुआ कहता है कि वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुका, वो जल्दी से जंगल के अंदर जाकर भाग गया। मुझे लगता है कि वो ये समझ गया था कि अगर वो हमसे पंगा लेगा तो वो हार जाएगा। ये सुनकर उनका बॉस हंसते हुए कहता है क्या। जिसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, तुमने भागने के लिए एक गलत जगह चुनी है। उसका साथी कहता है कि हम लोग जंगल को ऐसे जानते हैं कि जैसे वो हमारे हाथ की पीछे की जगह हो। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अभी भी उसके ट्रैक से बाकी होंगे, तो चलो चलकर उसे मारते हैं। वो लोग इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और वो कहते हैं कि इस बच्चे को इस दुनिया के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये दुनिया किस तरीके से चलती है। हम उसके दिमाग में ये बात काफी अच्छी तरीके से बैठा देंगे कि ब्लैक हॉक की रात इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग रात होती है। हमें जंगल का सीन दिखाते हैं। हैमिल्टन वहाँ पर सो रहा था और साथ ही वहाँ पर आग भी जल रही थी, पर ये एक ट्रैप है। हैमिल्टन साइड में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने ये सब मर्सनरी क्रॉप के अंदर सीखा है कि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि डिमोनिक बीस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जान को रिस्क में डालकर दूसरे इंसानों की रक्षा करते हैं। सच में ये इंसान मेरी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और साथ ही वो डेरियन की बात को याद करते हुए कहता है कि डेरियन ने कहा था कि इंसानों की दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम सारी प्रॉब्लम्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ सॉल्व कर सकते हो, पर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। साथ ही वो अपने सामने उन गुम्स को यानी गुंडों को आता हुआ देख रहा था। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर प्रॉब्लम स्ट्रेंथ के अलावा किस चीज से और सॉल्व की जा सकती है, पर एक चीज है जो कि यहाँ पर आने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि जो इंसान डिमोनिक बीस्ट की तरह एक्ट करते हैं उन्हें भी डिमोनिक बीस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और हमें उसी सीन के ऊपर ले जाया जाता है जो कि फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से हैमिल्टन ने सभी लोगों को बड़ी आसानी के साथ मार डाला था। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हैमिल्टन सबको मारकर गड़ाते हुए कहता है कि ये ब्लैक हॉक मेरी उम्मीद से काफी काफी ज्यादा बोरिंग थे। वो फिर वहां से निकलते हुए कहता है कि ये सब तो फैनी से भी काफी ज्यादा कमजोर थे, नहीं तानिया से भी काफी कमजोर। मुझे लगता है कि तानिया का भी एक स्ट्रॉन्गर साइड है। मुझे इंसानों से और भी ज्यादा लड़ाई लड़नी होगी जिससे मैं इसके बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें जान सकूं, और अब आगे ऐसा हो सकता है, इसलिए मुझे सूरज उगने के बाद यहाँ से फिर से जाना होगा। इसलिए सबसे पहले मुझे होटल में जाकर आराम करना होगा। पर तभी उसका सीड ऑफ डार्कनेस एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से हैमिल्टन काफी ज्यादा दर्द में काफी कंफ्यूजन के साथ आकर जमीन पर गिर गया था। वो कहता है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ, यहाँ आसपास कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है और ना ही मैंने अभी किसी डिमोनिक बीस्ट को मारा है,
तो आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है? ये पहले से काफी ज्यादा अलग है और जिन लोगों को मैंने अभी मारा है वो कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं बल्कि इंसान थे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या केवल खून करना ही इस सीड ऑफ डार्कनेस को अलाउ कर रहा है जिससे ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है? ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब मैं ब्लैक हॉक के किसी और इंसान को नहीं मार सकता। यानी मैं एक बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ था जिसने ये सोचा कि मैं इंसानों के खिलाफ जाकर उन्हें हरा सकता हूँ। अब मैं अपने अपोनेंट्स को नहीं मार सकता, इसलिए अब मुझे जितने ज्यादा हो सके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे ब्रेंडल जाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लैक हॉक के हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं। उनके बॉस को पता चला था कि वो सभी मारे जा चुके हैं। उनका आदमी कहता है कि हाँ, और अगर हम उनके बारे में और जांच करेंगे तो हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ये सुनकर उनका बॉस कहता है कि ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता, इसलिए जैसा प्लान किया है वैसा चलने दो। वो आदमी ये सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी एक आदमी आते हुए कहता है कि सर एंटोल, वो लोग आ गए हैं। एंटोल उनको देखकर कहता है, मैंने सुना था कि 2 रैंक मर्सनरीज यहाँ पर आए हैं, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो दोनों तुम हो सकते हो। तुम्हारा स्वागत है। और ये दोनों मैक्स और पॉल हैं। एंटोल उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो भी इस समय पर जब स्किल्ड लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, पर फिर भी इस समय हम लोग थोड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए अभी हम लोग किसी को भी इसी तरीके से बिना किसी कंडीशन के ज्वाइन नहीं कर सकते। पॉल गुस्से के साथ उससे कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। एंटोल हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, मुझे तुम्हारे स्किल्स के ऊपर जरा सा भी डाउट नहीं है। तुम दोनों रैंक 2 के मर्सनरीज हो, पर अभी हम लोग एक मुसीबत में हैं। और हम लोग नॉर्मल मर्सनरी क्रॉप से थोड़े से अलग है। तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ पर कुछ इलीगल चीजें भी किया करते हैं, और अगर तुम किसी जॉब को उन वियर्ड सेंसेस जस्टिस ऑफ मॉरल से देखते हो तो तुम्हें यहाँ पर काफी दिक्कत आने वाली है। इसलिए तुम्हें इस मैटर को प्रूव करने के लिए एक ऐसी जॉब है जो कि केवल तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पॉल कहता है, अच्छा, तो आखिर वो क्या है? क्या तुम्हें हमारे स्किल्स पे डाउट है, इसलिए तुम ये कंफर्म करना चाहते हो कि हम लोग ब्लैक हॉक के अंदर सूट हो सकते हैं? नहीं, क्या ये बिल्कुल सही है? एंटोन कहता है कि बिल्कुल, पर मुझे यकीन है कि ये तुम जैसे 2 रैंक मर्सनरीज के लिए इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। असल में पिछली रात हमारे कुछ सबॉर्डिनेट्स अचानक से गायब हो गए। जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो ये एक सिंगल मर्सनरी का काम था, और हमने उस एरिया के अंदर जब सर्च किया तो हमें उनकी डेड बॉडीज मिली जो कि जमीन के अंदर दबा दी गई थी, और वो भी पास ही के एक गांव के अंदर छुपा हुआ है। बॉडीज की जांच करने के बाद पता चला कि उन सभी को सिंगल स्टैप के अंदर मार दिया गया था, और वहाँ पर किसी भी हथियार का कोई नामो निशान भी नहीं है। मैक्स कहता है, क्या पाथ का सामना ये कर रहे थे? क्या उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है? क्या आखिर वो कल्प्रिट कैसा दिखता है? एंटोन हैमिल्ट के बारे में बताता है कि वो लगभग 15 साल का लड़का होगा, काली आंखें और काले बाल, और मुझे यकीन है कि उसकी स्किल्स लगभग 3 रैंक की मर्सनरी के जितने तो होंगे। ये सुनकर मैक्स कहता है, यानी तुम बस ये चाहते हो कि हम उस इंसान को मार दें? एंटोन कहता है कि बिल्कुल, एक बार तुम ये जॉब क्लियर कर दोगे उसके बाद तुम ब्लैक हॉक के अंदर एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद तुम और भी कई सारे डिफिकल्ट रिक्वेस्ट के लिए लायक हो जाओगे, और साथ ही तुम काफी अच्छी तरीके से भी ट्रीट किए जाओगे, तुम्हारे खुद के मर्सनरी क्रॉप से भी काफी अच्छी तरीके से। मैक्स कहता है कि ठीक है, तो आखिर वो कहाँ है? एंटोन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार वो पास के ही विलेज के अंदर छुपा हुआ है, और अभी उस इंसिडेंट को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसका मतलब वो अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। फिर से सीन अगले दिन के ऊपर शिफ्ट हो गया था। हैमल्ट मर्सनरी गिल्ड के सामने खड़ा होकर अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई और रिक्वेस्ट लेनी चाहिए, पर अगर मैं यहाँ से बिना किसी के टेंशन को अपने ऊपर लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ तो यही एक अच्छा तरीका है जो कि मेरे पास है। वो जैसे ही अंदर आता है, रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करते हुए कहती है कि मर्सनरी गिल्ड के अंदर आपका स्वागत है। तो आखिर तुम्हें छोटे से बच्चे क्या चाहिए? हैमल्ट कहता है कि मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को ढूंढने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर कहती है कि अच्छा, तुम प्रेस मर्सनरी क्रॉप से हो, देखने में ऐसा लगता है कि तुम काफी छोटे हो, ये कमाल का है, और साथ ही तुम एक 3 रैंक के मर्सनरी क्रॉप भी हो। हैमल्ट पूछता है, क्या इस सबसे कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ये देखकर काफी एक्साइटेड हूँ कि तुम काफी छोटी उम्र में भी एक 3 रैंक के मर्सनरी हो। तो बताओ, आखिर तुम्हें कैसी रिक्वेस्ट चाहिए? हैमल्ट कहता है, बिल्कुल, रिवॉर्ड मैटर नहीं करता, मैं बस यहाँ से बैटल जाना चाहता हूँ। बैंडन का सुनकर उससे कहता है कि बैंडन इज अ मेट्रोपोलिस, यहाँ से कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर जाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो एक एस्कॉर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आसान होगी। फिर वो उसे एक रिक्वेस्ट बताते हुए कहती है कि ये कैसी रहेगी। ये एक नोबल लेडी की एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट है और रिवॉर्ड 800 मेल्स है। देखने में ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। हैमल्ट कंडीशंस के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो एक ऐसे मर्सनरी को चाहती है जो कि देखने में बिल्कुल उस लेडी के टाइप का हो, और वो एक नोबल होना चाहिए। फिर हैमल्ट वहां से निकलकर एक कपड़ों के स्टोर के अंदर आ गया था, और उसे वो लड़की की बातें याद आती है, रिसेप्शनिस्ट की बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि ये अपने आप को इस तरीके से इमेजिन करो कि जब भी तुम एक नॉर्मल रिक्वेस्टर से डील करते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भले ही तुम इतने ज्यादा फेमस ही क्यों ना हो, पर उन्हें सबसे पहले तुम्हें अपने फर्स्ट इंप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर देना होगा, जिससे वो आखिर तक
तक तुम्हारी इज्जत करते हैं और ये काफी अच्छी बात है कि तुम पहले ही आधे रास्ते को तुम्हारे चेहरे के साथ पार कर चुके हो। इसलिए ये रिक्वेस्ट मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ। इसलिए अच्छे से नए कपड़े खरीदने के बाद तुम वापस आ जाना। ये रिक्वेस्ट मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। फिर हैमल्ट एक स्टोर में आता है जहाँ पर वो ओनर काफी ज्यादा एक्साइटिंगली उससे कहता है, तो तुम्हें बस ऐसे कपड़े चाहिए जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी के हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट क्लॉथ्स है। तो बताओ आखिर ये तुम्हारे लिए कैसे रहेंगे। ये टॉप ग्रेड की फाइबर है और इसे बेंडन के एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया है। इनको पहनने के बाद तो एक डेमोनिक बीस्ट भी नोबल की तरह दिखने लगेगा। और साथ ही वो आगे कहता है कि ये कपड़े इतने ज्यादा हल्के हैं कि तुम्हें इनको पहनने के बाद महसूस ही नहीं होगा कि तुमने कुछ पहना है और तुम तो बिल्कुल एक पंख की तरह उड़ोगे। तो हैमल्ट इसके बारे में सुनकर उससे पूछता है, तो बताओ आखिर इनकी कीमत कितनी है। ये सुनकर वो उसे कहता है बस केवल 2000 में। हैमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या 2000? पर रिक्वेस्ट अवार्ड तो केवल 800 है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे कोई और रिक्वेस्ट लेनी चाहिए। फिर वो उन कपड़ों को लेकर जैसे ही वहाँ पर आता है, रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी शर्माते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अब तो तुम पहले से पूरी तरह से डिफरेंट इंप्रेशन देने लगे हो। सच में ये कपड़े तुम्हारे जैसे इंसान को ही डिजर्व करते हैं। सच में। और हैमल्ट के लोग देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो कहती कि सच में, एक सेकंड इधर आओ, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो हनी। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। पर हैमल्ट उससे कहता है कि मेरा नाम हनी नहीं, मेरा नाम हैमल्ट है। वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम इतने ज्यादा क्यूट हो कि अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उनको भेज दी है और तुम्हारी रेपुटेशन वेस्ट मर्सनरी क्रॉप के एक मेंबर होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हारे पास होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और वैसे भी ऐसे कई सारे मर्चेंट्स हैं जो कि लेडीज के टेस्ट में फिट नहीं आते, पर तुम पूरी तरह से परफेक्ट लगते हो। तो वो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, वो यहाँ पर आ गए। एक बटलर हैमल्ट को लेने के लिए यहाँ पर आ गया था। वो कहती है कि आप जेनिंग नियर हाउस से हैं, आपका स्वागत है। वो कहता है कि हाँ मैं जेनिंग नियर हाउस से हूँ और मैं उस मर्सनरी की रिक्वेस्ट पर आया हूँ। तो आखिर वो कहाँ पर है, क्या वो यही है। हैमल्ट उसके सामने था और वो हैमल्ट को चेक करता है, देख के। वो कहता है कि तुम्हारा पोस्चर भी काफी अच्छा है, तुम देखने में काफी ठीक हो, तो चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे पीछे आओ। फिर हैमल्ट उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर रिसेप्शनिस्ट तो ऐसा लगता है कि बेचारे हैमल्ट के प्यार में पड़ गई है। वो उसको बो करता है और फिर बटलर के साथ वहां से निकल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैमल्ट का पीछा कर रहे थे और वो उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। बटलर अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम ग्रिल्टॉन है और मैं जेनरिंग परिवार का बटलर हूँ। क्या तुमने पहले कभी मार्कोस जेनरिंग के बारे में सुना है। हैमल्ट कहता है कि नहीं। ये सुनकर गिल्टन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तुम्हारी इस पुअर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम केवल इतना जान लो कि वो एक हाई स्टेटस इंसान है, इसलिए अपने एक्शंस के लिए काफी ज्यादा सावधान रहना। और साथ ही वो से पूछता है, क्या तुम्हें एस्कॉर्ट का कोई एक्सपीरियंस है। हैमल्ट कहता है कि मैंने इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट को पूरा किया था। गिल्टन कहता है, ट्रांसपोर्टेशन और एस्कॉर्ट इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल डिफरेंस इतना ही होता है कि उसमें तुम्हें सामान की रक्षा करनी होती है और इसमें किसी इंसान की। पर अगर तुम्हें इसमें दिक्कत होती है तो जैसा नाइट्स कहते हैं, तुम उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हो और जैसे ही ये रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी हम लोग तुम्हें पैसे दे देंगे। हैमल्ट कहता है कि ठीक है। तो गेंटोर ये सुनकर कहता है कि मुझे तुम्हारा ये रिस्पॉन्स काफी ज्यादा पसंद आया। और साथ ही वो रास्ते में उसे और भी कई सारी चीजें बताता है और फिर वो लोग एक बड़े से आलीशान महल के अंदर आ जाते हैं। हैमिल्ट भी देखकर कहता है, क्या ये चीजें। गेल्टॉन कहता है, अभी मार्कोस की डॉटर यहीं पर रही हुई है। ये सुनकर हैमिल्ट कहता है, मार्कोस का मतलब हाई स्टेटस होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बटलर को स्वागत करते हुए कहता है, क्या ये मर्सनरी है। देखने में तो ये काफी ज्यादा यंग है। पर गेल्टॉन कहता है कि हैमिल्ट मर्सनरी गिल्ड के द्वारा वेरीफाइड है, तो इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर कुछ होता है तो आप इसे सिखा दीजिएगा। वो आदमी हैमिल्ट के साथ हाथ मिलाते हुए अब टेंटो देते हुए अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एड्रिक है और हैमिल्ट भी उसे अपना नाम बताता है। गेल्टॉन लेडी के बारे में पूछता है तो एड्रिक उसे बताता है कि वो कैफेटेरिया के अंदर ब्रेकफास्ट कर रही हैं। तो वो कहता तो चलो वहीं पर चलते हैं। वहाँ पर हमें एक और आदमी का सीन दिखाते हैं, पर यंग लेडी उससे बात करने में, उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। वो कहती है कि यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरे घर के शेफ काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और वो कहती है कि मुझे ये चीज काफी अच्छा लगेगी कि आप कभी मेरे घर आकर खाना खाते हैं। लॉर्ड इलिया। सच में यंग लेडी इलिया की दीवानी है। इसका नाम जिनिया है। ग्लिंटन जिनिया के पास आता है और वो उसे हैमल्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि आपका न्यूली हायर मर्सनरी है। पर जिनिया हैमल्ट को देखते हुए कहती है कि मुझे मर्सनरीज की जरा सी परवाह नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपना सही से ख्याल रखना। वो हैमल्ट से काफी ज्यादा क्रूल होती है, पर अगले ही पल इलिया से वो काफी अच्छी तरीके से बात करते हुए कहती है कि मुझे लॉर्ड इलिया से कई सारी बातें करनी है। इलिया उठते हुए कहता है कि नहीं, अब हम लोग जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा आराम करना चाहिए। जिनिया कहती है कि ये बिल्कुल सही है, पर आप थोड़ा और तो खाइए। पर इलिया उससे बिना कुछ कहे चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। वो हैमल्ट के साइड में से निकला था तो हैमल्ट उसको देखकर काफी कंफ्यूज था। उसकी नजरों में इलिया आ गया था और उनकी शक्लें बिल्कुल सेम सेम थी। ये देखना काफी वियर्ड है क्योंकि वो दोनों देखने में बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं। हैमल्ट कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, इसमें कोई भी गलती नहीं की जा सकती, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये क्या था, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग है।
अब जिनिया भी उठते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे भी अपने गेस्ट रूम के अंदर जाना चाहिए। और वो इलिया को आवाज देते हुए रोते हुए वहां से चली जाती है। हैमल्ट गेल्टन से पूछता है, क्या इलिया भी मेरी तरह एक गार्ड है? वो कहता है कि नहीं, ये आदमी लेडी जिनिया का गेस्ट है। असल में ये गेल्टा अकेडमी जो कि बेल्टन के अंदर है, उसके अंदर काफी ज्यादा फेमस है। मैं भी उसे कई बार मिल चुका हूँ और इसी वजह से लेडी उसे जानती है और इसलिए वो अभी उनके साथ है। इसलिए हैमल्ट पूछता है, तो क्या जिनिया भी अकेडमी के अंदर ही पढ़ती है? वो कहता है कि हाँ, उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देना है क्योंकि वो 14 की हो चुकी हैं। हैमल्ट ये सुनकर समझ गया था क्योंकि उसकी ओरिजिनल डेस्टिनी भी ग्रेटा अकेडमी है। ग्रेल्टन कहता है, मुझे लगता है कि हम लोग 2 घंटे के बाद यहाँ से जाएंगे, इसलिए तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ और साथ ही अस्तबल से अपने लिए घोड़ा ले लेना। जब तुम्हारी सारी तैयारियां पूरी हो जाए तो उसके बाद करीबी गैरेज के पास आ जाना। और हाँ, तुम्हें अपने लिए कुछ पर्सनल चीजें भी तैयार करनी होंगी, इसलिए प्लीज थोड़े से जल्दी करना। हैमर कहता है कि ठीक है। फिर हमें शाम को दिखाते हैं कि वो एक घोड़ा लेकर अस्तबल से आ गया था, पर वो उसको गाली देते हुए कहता है कि ये कमीना, उसने अस्तबल में एक तूफान मचा दिया था। उसका मास्टर कहता है कि प्लीज सर मर्सनरी, सावधान रहिएगा, मुझे माफ कर दीजिए, पर यही केवल घोड़ा है जो कि मेरे पास बचा हुआ है और ये पूरी तरह से शो ऑफ करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और हेमल्ट कहता है कि अभी भी मेरी नहीं सुन रहा, ये उससे पूरी तरह से अलग है जो कि पेस मर्सनरी के पास जो घोड़ा है उससे। तभी उसे जिनिया की आवाज आती है जो कि इलिया को आवाज देते हुए कहती है कि प्लीज आप मेरे कैरेज के अंदर आ जाइए, जहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा बातें करेंगे। सच में उसको देखकर अब मुझे भी हंसी आने लगी है। इलिया हेमल्ट की साइड में से निकलता है और उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। हेमल्ट उसके अंदर की एनर्जी को सेंस करते हुए कहता है, तो अच्छा, मैं समझ गया कि ये एक मेज है। फिर वो सभी बैठन के लिए वहां से निकल जाते हैं। हेमल्ट इलिया के बारे में ही सोच रहा था कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जिस तरीके से उसके अंदर की निकलने वाली एनर्जी है कि वो मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है, पर आखिर शुरुआत में मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस क्यों हुआ था। और अभी मुझे ये पता नहीं है कि आखिर वो किस तरीके का मैजिशियन है, और ना ही मुझे ये पता है कि आखिर उसने अपने ऊपर किस तरीके का स्पेल कास्ट किया हुआ है। ये काफी ज्यादा क्यूरियस है, मुझे उसके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी। और अंदर जिनिया इलिया से पूछती है, आपके मैजिक फैकल्टी के टॉप क्लास के स्टूडेंट है? वो कहता है कि हाँ। तो जिनिया उसे और भी कई सारी बातें करते हुए कहती है, तो क्या आप टेस्ट के बीच में मेरे ऊपर देखेंगे? वो कहती है कि मैं भी वहां पर जाकर टेस्ट देने वाली हूँ, पर सच में मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा नर्वस हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे वहां पर क्या करना चाहिए। एलिया कहता है कि अगर तुमने अच्छे से तैयारी करी है तो तुम काफी ज्यादा अच्छा ही दोगी। जिनिया ये सुनकर काफी ज्यादा फ्लर्टी अंदाज में उससे कहती है कि बिल्कुल, मैंने काफी ज्यादा अच्छी तैयारी करी है और मैं काफी ज्यादा कपकपा रही हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, तो क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? और वो रास्ते में और भी कई सारी बातें करते हैं जहाँ पर जिनिया अपना लाड़ बताती है, जो देखकर इलिया भी इस चीज से परेशान हो गया था। वो उससे अकेडमी के बारे में कई सारी बातें करता है और हेमल्ट भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है, क्या मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए या फिर नहीं? मुझे ये देखकर थोड़े समय के लिए फिन की याद आ गई। जिसके बाद हमें ब्लैक हॉक का सीन दिखाते हैं। एंटोन कहता है कि तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से कंफर्म हो? उसका आदमी कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से खुद से ये देखा है कि उसने एक छोटी सी रिक्वेस्ट को रिसीव किया है और वो 1 घंटे पहले ही यहाँ से निकला है। अगर हम लोग जल्दी करते हैं तो हम लोग आसानी से उन्हें पकड़ लेंगे, पर एक दिक्कत की बात है कि वहाँ पर उनके साथ एक नाइट और एक मर्सनरी भी है जो कि उनकी पार्टी के साथ है। ये सुनकर एंटोन कहता है कि एक नाइट, जरूर ये एक नोबल है। अगर ये एक नोबल है तो ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात हो सकती है, इसलिए रास्ते में उन सभी को वहाँ पर खत्म कर देना। ये सुनकर पॉल कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि वो एक केवल छोटा सा मर्सनरी है और उसके लिए तुम इतनी ज्यादा चीजें कर रहे हो। एंटोल हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हूँ और ये ब्लैक हॉक की प्रोफेसी है, जब तक अपने दुश्मन के छोटे छोटे टुकड़े करते रहो जब तक तुम्हारा दुश्मन पूरी तरह से मारा ना जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी इस फिलोसफी के माइंडसेट के साथ तैयार होंगे। पॉल कहता है कि बिल्कुल, जैसा कि अभी अभी तुमने कहा। फिर अब वो लोग काफी रात हो जाने की वजह से एक छोटे से गांव के अंदर रुके हुए थे। जिनिया ये देखकर गिल्टोर को डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई अच्छी जगह नहीं मिली? वो कहता है कि इसके अलावा इस जगह पे कोई और जगह नहीं है। वो कहता है कि इस पूरे पूरे टाउन में इसके अलावा कोई और होटल नहीं है और ये केवल एक रात की बात है। काफी रात हो चुकी है, इसलिए आपको जाकर आराम करना चाहिए। और साथ ही वो चीफ का शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपने यहाँ पर हमें रुकने दिया, इसलिए हम आपको काफी अच्छी कीमत पे करेंगे। चीफ कहता है कि ये हमारे छोटे से गांव का एक छोटा सा घर है, इसलिए आप अच्छे से आराम कीजिएगा। दूसरी तरफ हमें हैमर का सीन दिखाते हैं जो कि जंगल में विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो बहुत देर ट्रेनिंग करने के बाद कहता है कि मेरा विस पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, जैसा कि वो फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भी नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो कि यहाँ पर इसे ब्लॉक कर रहा है। मैं अपनी मसल्स को रेगुलरली ट्रेन नहीं कर सकता और ना ही अपने विस के साथ अप्रोप्रिएट जगह पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ग्रेट अकेडमी के अंदर जाने के बाद अपनी ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता हूँ। और सबसे ज्यादा जरूरी मुझे इस सब के बारे में भी पता लगाना होगा। तभी उसका ध्यान एक चीज के ऊपर जाता है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगा कि मैंने वहाँ पे कुछ देखा।
क्या वो एक आउल है, और हमें दिखाते हैं कि आउल के ऊपर एक स्पेल कास्ट था। इलिया ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि सच में ईगल ऑफ द आइज उसके सेंस काफी ज्यादा कमाल के हैं। अगर मैं उसे और ज्यादा देर तक देखने की कोशिश करता तो उसे ये पता चल जाता, पर फिर भी एक एवरेज इंसान किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सच में वो काफी ज्यादा अजीब इंसान है, पर सच में वो एक काफी ज्यादा अजीब सा कमीना है। अब इलिया हैमल्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैंने कई सारे काउंटलेस स्किल्ड मर्सनरीज को देखा है, पर ये काफी ज्यादा रेयर है कि इतनी ज्यादा छोटी उम्र में एक 3 रैंक के मर्सनरी को देखना। पर बेचारे को क्या पता कि वो एक एस रैंक के मर्सनरी से भी ऊपर है। पर तभी गेट नॉक होता है और जेनिया इलिया को आवाज देते हुए कहती है कि आप अभी तक सोए नहीं है ना। मुझे पता है कि अभी तक आप सोए नहीं हैं। पर तभी मेड आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है आपकी स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए आपको 9 बजे से पहले सो जाना चाहिए। और ये सब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मास्टर के दिए हुए हैं। पर सिनिया चिल्लाते हुए कहती है कि बस मुझे 1 मिनट के लिए बात करने दो, 1 मिनट के लिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जाने दो। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर इतनी रात को तो मेरे ऊपर मेकअप क्यों लगा रहे हो? क्या इतनी रात को कोई मेकअप भी लगाता है? और इलिया ये सब देख देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है सच में ये सब काफी ज्यादा थका देता है। फिर अगले दिन रास्ते में चलते हुए अब खाना खाने का समय आ गया था, तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग आगे जाकर आराम करें। तो उनका साथी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आगे एक स्प्रिंग है, तो चलो हम लोग वहाँ पर चलकर आराम करते हैं। और थोड़े ही सफर के बाद वो लोग एक स्प्रिंग पर आ जाते हैं। वो ये देखकर काफी खुश होते हैं और गेल्टोन उससे पूछता है कि आखिर इसका पानी कैसा है। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रेश और स्वीट है, बिल्कुल बूस्ट की तरह। ये सुनकर गेल्टोन मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो हम लोग यहीं पर खाना खाएंगे। फिर सभी वहाँ पर खाना बनाना चालू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग खाना खाना चालू करते हैं और जिनिया को अलग अलग प्रकार की डिशेस और खाने दिए जाते हैं। उनके बैठे हुए सोल्जर्स ये देखकर कहते हैं कि वहाँ पर हर एक प्रकार के सलाद और मील्स है, और हम लोगों के हाथ में केवल एक ब्रेड का पीस है और बाकी का पेट केवल हमें पानी पीकर भरना होगा। अगर हम लोग ये पूरा खाना एक साथ भी खाते हैं तो हमें पूरा का पूरा दिन लग जाएगा। सच में मैं अपने स्टेटस की वजह से काफी ज्यादा दुखी हूँ। और हैमल्ट पानी पीते हुए फिन की मील्स को याद कर रहा था, तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है क्या कि ये क्या है? ऐसा लगता है कि इस पानी का टेस्ट काफी फनी है, ये पॉइजनस है। पर सभी को देखने में ऐसा लगता है कि वो सभी पूरी तरह से ठीक है। क्या मैं इसे मिस जज कर रहा हूँ? पर तब इसका एक साथी कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ, मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ या सो जाता हूँ। गेल्टोन भी काफी थक गया था और वो कहता है कि खाना खाने के बाद मुझे थकान महसूस हो गई है। वो अपनी यंग लेडी से कहता है, जिनिया से कहता है कि ऐसा भी खाना हो गया है तो क्या हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। पर तभी वो जिनिया को सोता हुआ देखकर अचानक से बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसे ऐसा लगा कि बेचारी वो टपक गई है। पर वो ये देखता है कि वो काफी गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर वो काफी खुश था, पर तभी अचानक उसका सिर हिलने लगा था और बाकी सभी लोग भी अचानक से काफी ज्यादा नींद में आ गए थे। वो सभी चक्कर खाकर गिरने लगे थे और एड्रिक भी बेहोश हो गया था। ये देखकर गेल्टोन पसीना पसीना हो जाता है और वो कहता है कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। और धीरे धीरे करके वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बेहोश हो गए थे और गहरी नींद के अंदर सो गए थे। बेचारा हमारा अकेला हीरो था जो कि अभी तक जाग रहा था। वो कहता है कि ये सब इस पानी की वजह से हुआ है। वो पानी को फेंकने के बाद उनका वेट करने लगा था और थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। हैमल्ट कहता है कि वो लोग आ गए। वो लोग बढ़ते हुए इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि अभी तक वो लोग काफी गहरी नींद में सो गए होंगे। पॉल कहता है कि स्लीपिंग पोशन का इस्तेमाल करना ये काफी ज्यादा यूजलेस चीज है। तो उनके सामने चल रहा आदमी कहता है कि एक नोबल को लड़ते समय मारना ये काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है, इसलिए अभी तक वो लोग काफी अच्छी गहरी नींद में सो गए होंगे और इसका इस्तेमाल बिना किसी को पता लगे ट्रैक को न छोड़े किया जाता है। तभी वो अपने सामने हैमल्ट को देखकर हैरानी के साथ कहता है क्या कर तुम अभी तक एक गहरी नींद में क्यों नहीं सोए? पॉल और मैक्स भी हैमल्ट को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं क्या ये वही है? वो हैमल्ट से कहते हैं क्या तुमने ही ब्लैक हॉक के उन माइनर्स को मारा है? हैमल्ट भी उन दोनों को देखकर पहचानते हुए कहता है कि तुम दोनों ट्रैक यू मर्सनरी क्रॉप के रैंक 2 के मर्सनरीज हो और हमें तुम्हारा कोई भी ट्रैक नहीं मिला था जब डीमन एप ने तुम्हारे सभी लोगों के ऊपर अटैक किया था, तो तुम वहाँ पर सभी को छोड़ के भाग गए थे और अब तुम लोग ब्लैक हॉक के डिसाइपल्स बन गए हो, ट्रेडर्स। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ गया था और वो हैमल्ट को गाली देने लगता है। पर पॉल उसे रोकते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए जब भी तुम मुंह खोलो। आखिर तुम किससे क्या कह रहे हो, क्योंकि इस समय तुम हमारा शिकार हो। और धीरे धीरे करके ब्लैक हॉक के कई सारे लोग साइड में से निकलकर हैमल्ट को घेर लेते हैं और पॉल अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है तो चलो शिकार शुरू करते हैं। हैमल्ट अपनी तलवार को निकालते हुए पॉल और सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो उनकी काउंटिंग को देखकर कहता है ये सभी बहुत ज्यादा है। और तभी अचानक से पॉल के ऊपर एक लाइटनिंग टाइप का स्ट्राइक होता है। ये देखकर वो बड़ी मुश्किल से इस चीज से अपने आप को बचा पाता है। वो ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर अचानक से ये अटैक कहाँ से हो गया। पर तभी पीछे से लिया बोलता है अपनी तलवार को नीचे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर किसी भी तरीके की मुसीबत नहीं चाहते। पॉल एला को देखकर कहता है हम लोगों ने कुछ लोगों को तो सुला दिया, पर देखो
ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ चूहे घूम रहे हैं। पर हैमल्ट एला को देख रहा था तो वो उसे कहता है कि बास्टर्ड क्रो, मेरे ऊपर तिरछी निगाह बनाने के बजाय अपने सामने के दुश्मनों के ऊपर ध्यान दो। पॉल उस आदमी के ऊपर तलवार रखते हुए कहता है, तो कमीने अब बताओ। वो कहता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर एक मेज भी हो सकता है। पर वो उसे मारते हुए जमीन पर बिठा देता है और कहता है, ये तो बस एक बहाना है, अब भूल जाओ। तुम्हारे इन बेवकूफ बहाने बनाने का समय जा चुका है, जो कि ब्लैक हॉक के कमीनों की वजह से है। अब बस चुपचाप से बैठो और जो तुमने यहाँ पर बिछाया है उसे मुझे साफ करने दो, और मैं सबसे पहले इससे जाकर बात करता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से मरना चाहता है। ये कहकर पॉल हैमल्ट के ऊपर जंप करते हुए अटैक कर देता है और कहता है कि मरो। पर हैमल्ट बड़ी आसानी के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। वो ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था कि हैमल्ट ने उसकी विष वाली तलवार को किस तरीके से ब्लॉक कर लिया। फिर वो हैमल्ट को पीछे की तरफ धकेलना चालू कर देता है और दूसरी तरफ मैक्स एला से कहता है, तो क्या तुम इसी तरीके से खड़े रहना चाहते हो जिससे मैं तुम्हें एक पेनलेस मौत दूं। एला कहता है, जो मेज मरते समय भी एक मेज होता है वो एक मेज ही रहता है। जिसके बाद हमें आगे का सीन दिखाते हैं कि पॉल हैमल्ट को काफी दूर तक धकाते हुए ले गया था और वो जंगल में धीरे धीरे करते हुए काफी गहराई के अंदर आ गए थे। वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी बातें केवल बातें रह गईं और अब तुम्हें देखो तो। हैमल्ट अपने मन में सोचता है, 2 रैंक 2 के मर्सनरीज और कई सारे चोर, ऐसा लगता है कि उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, पर मैं तो लकी निकला। पॉल आगे आते हुए कहता है कि मरो, और वो हैमल्ट के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। पर हैमल्ट ये देखकर उसे रोक लेता है और वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था। पॉल कहता है कि क्या हुआ कमीने, ऐसा लगता है कि तुम मेरी सोच से काफी ज्यादा बेकार निकले, और आखिर तुम्हारे घमंड का क्या हुआ जो कि तुम थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे। हैमल्ट कहता है कि उसकी चिंता मत करो क्योंकि ये तो अभी बस शुरू हुआ है। ये सुनकर पॉल को फिर से गुस्सा आ गया था, पर हैमल्ट अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आने की। पॉल ये सुनकर और आग बबूला होते हुए कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो, वो मैं हूँ जो कि तुम्हें कॉर्नर में धकेलते हुए यहाँ तक लेकर आया है। हैमल्ट विश को रिलीज करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम हो जो कि यहाँ पर किसी एक ऐसे इंसान को फेस करने वाले हो जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है। विश देखकर पॉल की आगे फटी की फटी रह गई थी। वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा कमीना ऐसा कैसे कर सकता है, तुम एक 4 रैंक के कचरे हो, और आखिर तुम्हारी मेरे जैसे 2 रैंक को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। वो हैमल्ट के ऊपर अटैक करता। हैमल्ट अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और वो बड़ी ही आसानी से उसे डॉज करने के बाद आसमान में जंप करता है और अपने विश के एक बड़े से स्लैश के साथ पॉल के ऊपर अटैक कर देता है। वो फिर से किसी डीमन की तरह लगने लगा था और पॉल ये देखकर अब समझ गया था कि उसका अंत करीब है। हैमल्ट के इस अटैक की वजह से वो जमीन के अंदर धंस गया था। उसके प्राण पखेड़ उड़ने के लिए तैयार थे, पर हैमल्ट उसकी जान नहीं लेता। पॉल बहुत ज्यादा बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ कहता है कि आखिर आखिर तुम्हारे जैसा ये बच्चा विश को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। पर हैमल्ट उसे लात मारते हुए कहता है कि तुम्हें इस सब से कोई भी मतलब नहीं है, अपने सभी साथियों को लो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा था तो पॉल पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुमसे दया की भीख मांगू? इसकी बजाय तो तुम तुरंत ही मुझे मार डालो, इस बेइज्जती की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। हैमल्ट कहता है, क्या बेइज्जती, यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें छोड़कर कभी भी यहाँ से जा सकते हैं, और ये बेइज्जती वो नहीं है जो कि तुम डिजर्व करते हो। इससे भी ज्यादा बेइज्जती वो लोग महसूस करते हैं जिसके साथ ही उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये कहने के बाद हैमल्ट वहाँ से चला गया था और पॉल ये देखकर पागलों की तरह हंसना चालू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे को भूत लग गए हो। हैमल्ट फिर से उस जगह पर आकर देखता है तो वहाँ का नजारा भी काफी ज्यादा कमाल का था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये पूरी तरह से ठीक होगा क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी की डेड बॉडी टाइप की पड़ी हुई थी, वो सभी बेहोश हैं, और जो जो होश में थे वो लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। मैक्स भी ये देखकर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर आखिर तुम क्या हो। एला कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं एक मेज हूँ, और ये कहते हुए वो भी अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी को अच्छा खासा धो रहा था। एल्टा एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल सर्कल बनाकर पत्थरों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उन्हें किसी बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है। वो लोग भी ये देखकर सरप्राइज थे और एल्टा बड़े आराम से सभी को एक एक करके धकाता जा रहा था। वो सभी पीछे की तरफ गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे इस चीज की जरा सी परवाह नहीं है कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर अगर तुमने मेरे काम में जरा सा भी दखल दिया तो ये पूरी तरह से डिफरेंट मैटर के अंदर बदल जाएगा। ये कहते हुए उसने वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को भी बेहोश कर दिया था। मैक्स ये देखकर गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरे साथ इतनी ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो एल्टा उसके ऊपर भी अटैक करते हुए कहता है कि इस तरीके से नाटक मत करो कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो, और उसके इस एक अटैक की वजह से मैक्स टप्पे खाते हुए चट्टान से जाकर टकरा जाता है। और एल्टा उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को मेरे साथ बैड एंड आना होगा, इसलिए चुपचाप से सीधे खड़े रहना। वो अपने पास से अपने एक मैजिक सर्कल बना लेता है और वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये एक रिस्ट्रिक्टेड मैजिक है। वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और इसी के साथ उसने अपने मैजिक की उस सर्कल से उसे पकड़ लिया था। अब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से उस रिस्ट्रिक्टेड मैजिक से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो एल्टा अपनी मैजिकल सर्कल्स के साथ सभी को एक एक करके पकड़ने लगा था जिससे कोई भी वहाँ से बचकर ना भाग पाए। और थोड़ी मेहनत
के बाद वो सभी को पकड़ लेता है। ये देखकर वो कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा आसान था। पर वहीं वो उनके बॉस को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने उनके बॉस को नहीं पकड़ा, लगता है कि वो यहाँ से भाग चुका है। हमें मैक्स को एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ दिखाते हैं। वो ये देखकर हैरानी के साथ कहता है आखिर ऐसा कुछ भी कैसा हो सकता है, हम लोग तो ब्लैक हॉक के साथ थे, उसके बाद भी उस स्पेस मर्सनरी क्रॉप के बच्चे ने और साथ ही उस मेज ने भी हमारी हालत खराब कर दी। किसी ने भी ये नहीं बताया था कि आखिर यहाँ पर एक मेज है। वहीं वो पॉल के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसके साइड में से मैक्स निकल कर जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो उसको देखते हुए कहता है कि आखिर ये कमीना पूरी तरह से अनश्रेष्ठ कैसे है, इसका मतलब पॉल आखिर उसके साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्या इस कमीने ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। पर वहीं हैमल्ड उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है कि मैक्स उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। ये देखकर वो कहता है यानी मुझे लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर वो एल्टा की बात कर रहा है। मैक्स ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि शिट, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार गए। अब जैसे ही हैमल्ड उस जगह पर आ जाता है, एल्टा उसको देखकर कहता है कि वाह, यानी तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद वो उसे रस्सी देते हुए कहता है जाओ जाकर उन लोगों को पकड़ लो। हैमल्ड ये देखकर उसे कहता है पर तुमने तो पहले ही उन लोगों को पकड़ा हुआ है। एल्टा कहता है कि मैं उन लोगों को यहाँ से ले जाकर बेडन के प्रिजन के अंदर डाल दूंगा, पर मैं उनके ऊपर और भी ज्यादा अपने माना को बर्बाद नहीं करना चाहता। हैमल्ड ये सुनकर कहता है क्या प्रिजन? डेरियन ने मुझे इसके बारे में बताया था, जो भी लोग गलत काम करते हैं उन लोगों को इकट्ठा कर कर उसके अंदर डाल दिया जाता है और यही उनका एक सोल्यूशन है। इसलिए वो कहता है यानी मुझे उन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए था। ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ। तो एल्टा इस सब के बाद हैमल्ड से पूछता है आखिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। ये सुनकर हैमल्ड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है क्योंकि मैंने स्प्रिंग का पानी नहीं पिया था। ये सुनते ही एल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं देख नहीं सकता। ये सुनकर हैमल्ड कहता है अच्छा तो तुम बताओ आखिर तुम नींद में क्यों नहीं गिर गए, मैंने भी तो तुम्हें पानी पीते हुए देखा था। ये देखकर वो कहता है क्योंकि मैं एक मेज हूँ और मैंने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया। तो हैमल्ड उससे कहता है अच्छा बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मैजिक से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा हुआ है। एल्डा ये जानने के बाद काफी सरप्राइज हो गया था और वो उसे कहता है कि तुम इसे देख सकते हो। हैमल्ड कहता है कि नहीं, पर मैं इसे सेंस कर सकता हूँ। तो एल्डा से पूछता है तो आखिर अभी तक तुम ये नाटक क्यों कर रहे थे और तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं कहा। हैमल्ड कहता है क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा क्यूरियस नहीं था और अगर तुम इसे छुपाना चाहते हो तो इस सबसे मेरा क्या मतलब है। ये सुनकर एल्टा पूरी तरह शांत हो गया था और हैमल्ड ये देखकर कंफ्यूज, पर सच में अब ये देखकर एल्टा भी हैमल्ड के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, क्योंकि उसकी जैसा इंसान आज से पहले उसने कभी भी नहीं देखा था। अब सभी के होश आ जाने के बाद गेटोन ये देखने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है सच में हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, पर फिर भी हम आपके कर्जदार रहेंगे जो कि आपने हमारे लिए किया है। तो बताइए आखिर मैं इसको किस तरीके से चुका सकता हूँ। एल्डा कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वही सब किया है जो कि एक मेरे फेलो ट्रैवलर होने की वजह से मुझे करना चाहिए था। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। जो मर्सनरी वहाँ पर खड़ा हुआ है उसने भी मेरी मदद करी थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर वो भी सोया नहीं था और ये सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था। तो हैमिल्टन से कहता है कि दवाइयाँ मेरे ऊपर ज्यादा काम नहीं करती। गेल्टॉन ये जानने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है एक ऐसा इंसान जिसकी इम्यूनिटी सच में इतनी ज्यादा हो, ये तो काफी कमाल है। इसलिए वो हैमल्ड का शुक्रिया करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे मर्सनरी होने के नाते जैसे ही हम लोग बेल्टन पहुंचेंगे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पर तभी जिनिया आगे आते हुए एला से चिपकते हुए कहती है कि आपने तो मुझे क्राइसिस से बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। तो मेरे जिनिया होने के नाते तो बताइए कि आखिर मैं आपको किस तरीके से रिपे कर सकती हूँ। जैसा भी हो वो करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए क्या आप मुझसे शादी करेंगे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले एला कहता है कि एक इंसान है जो कि मेरी घर पे काफी ज्यादा चिंता करता है और जैसे ही मैं अकेडमी से ग्रेजुएट होकर वहां से जाऊंगा उससे शादी कर लूंगा। बेचारी जिनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये जानने के बाद वो लोग भी काफी डिप्रेस्ड हो गए थे और जिनिया वहीं पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। सच में ये देखना काफी फनी है। जिसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ना चालू करते हैं और अगले दिन वो सभी बेल्टन तक पहुंच जाते हैं। गेंटोल भी ये देखकर कहता है कि आखिरकार हम बिना किसी और मुसीबत के यहाँ तक आ ही गए। अब उनके वहां पर उतर जाने के बाद हैमल्ट बेल्टन को देखते हुए कहता है तो ये है बेल्टन। और ग्रेटोन हैमल्ट को बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं जरूर गिल्ड में तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। और साथ ही वो अपने पास से 10,000 मैग देते हुए कहता है कि ये भले ही उस प्रॉमिस फीस के अंदर नहीं लिखा हुआ था, पर इसे तुम एक ग्रेटिट्यूड के टोकन के तौर पर ले सकते हो। हैमल्ट उसको लेते हुए उसका शुक्रिया करता है और फिर वो एल्टा को वहां से जाता हुआ देखकर उसके बारे में कुछ सोचता है और फिर एल्टा की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो उसे क्रॉस कर कर आगे जाता है वो उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कई सारी चीजों में मेरी मदद करी है। एल्टा भी ये देखकर काफी कंफ्यूज था। जिसके बाद हैमल्ट चुपचाप से वहां से चला जाता है और वो कहता है अब क्या मुझे अकेडमी के लिए निकल जाना चाहिए। वो अंदर आने के बाद काफी सरप्राइज था क्योंकि यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और कई सारे लोग भी। ये देखते हुए हैमल्ट कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि जितने भी गांव अभी तक मैं घूमा हूँ ये उन सब से बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं।
तो इसे ही सिटी कहते हैं। पर इसके बहुत ज्यादा बड़े होने की वजह से ही मेरे लिए ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। और आखिर अब मैं यहाँ पर अकेडमी को कहाँ ढूंढूं। पर थोड़ी देर बाद वो कहता है तो अच्छा, यही है द ग्रेटर अकेडमी। अंदर सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी लाइफ में पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। हैमिल्ट अंदर आने के बाद सोचता है अब आखिर मुझे उसे कहाँ पर ढूंढना चाहिए जिसका नाम ईथन है। वो एक लेडी के पास जाकर जो कि काम कर रही थी उसकी टेबल पर जैसे ही हाथ रखता है तो वो डर जाती है। वो हैमिल्ट से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हैमिल्ट उसे बताता है कि मैं ईथन को देख रहा हूँ। वो उससे कहती है क्या सर ईथन जो कि द स्पोर्ट्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है। हैमिल्ट कहता है कि हाँ मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनके साथ ले जा सकती हैं। वो कहती है कि रुको आखिर तुम्हारा नाम क्या है। हैमिल्ट अपना नाम बताता है जिसके बाद वो लड़की उसे अपने साथ अकेडमी के अंदर ले जाती है और वो एक मैजिक सर्कल को कास्ट करती है और कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। हैमिल्ट उसे कहता है कि बिल्कुल और वो ये मैजिक देकर कहता है तो यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही गेट खुलता है तो हैमिल्ट कहता है तो ये इंसान जिसको डेरियन ने मेंशन किया था मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और गेट के खुल जाने के बाद जैसे ही वो लड़की कहती है कि आप अंदर जा सकते हैं उसकी प्रेजेंस को सेंस करते हुए हैमिल्ट थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है तो ईथन काफी ज्यादा सीरियस लुक में पीछे की तरफ देखते हुए खड़ा था। वो कहता है कि आज से पहले कभी भी मैंने हैमिल्टन नाम का नाम नहीं सुना, तो आखिर तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। हैमिल्ट ईथन के ऑरा को महसूस करते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा कमाल का ऑरा है। ये डेरेन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर सभी सोर्समैन में जो कि मैंने इंसानी की दुनिया में आने के बाद देखा है ये इन सभी के टॉप लेवल पर है। अगर ये एक मर्सनरी होता तो जरूर ये एक रैंक 1 का मर्सनरी होता। ईथन कहता है तुमने तुम्हारा नाम हैमिल्ट बताया था, मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे। हैमिल्ट ये सुनकर अपने पास अपनी तलवार को निकालकर सामने की तरफ रख देता है। ये सुनकर ईथन कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। हैमिल्ट कहता है कि उसने कहा था कि तुम इसका मतलब समझ जाओगे इस तलवार से। ईथन बड़े करीब से उस तलवार को देखते हुए कहता है क्या ये बेकार सी बनी हुई तलवार, पर जब मैंने इसको दूसरी बार देखा तो इसकी नोक काफी शार्प है और ये काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड भी है। एक शानदार तलवार और या शायद सबसे ज्यादा बेस्ट, देखने में ये पूरी तरह से फेमिलियर है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये डेरियन की है। हैमल्ट कहता है कि डेरियन ने बिल्कुल सही कहा था। ईथन कहता है कि मेरे भगवान इसका मतलब तो यही है, क्या वो अभी भी जिंदा है। हैमल्ट कहता है कि नहीं, वो मारा जा चुका है, उसने अपनी जिंदगी कुछ समय पहले ही खत्म की है। ईथन ये जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो कहता है तो अच्छा चीजें इस तरीके की हैं। उसे 20 साल हो चुके हैं जब से वो मिसिंग हुआ है। मेरा एक रीपे है, उसने जब मेरी एक बार जान बचाई थी तो मुझे उसे रीपे करना था। मैंने अपनी फैमिली और अपने नाम पर एक सॉल ली थी और ये फैक्ट है कि तुम उसकी तलवार रखे हो, इसका मतलब तुम उसके लास्ट अप्रेंटिस हो। हैमल्ट कहता है कि हाँ। तो ईथन पूछता है तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर मुझे देखते हुए क्यों आए हो। हैमल्ट उसे बताता है क्योंकि मैं ग्रेट अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ईथन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया कि आखिर तुम्हें सर डेरियन ने यहाँ पर मेरे पास क्यों भेजा है और क्या उन्हें ये बताया था कि तुम्हें इसके लिए एक गार्डियन की जरूरत होगी। आखिर तुम कितने साल के हो। ये सुनकर हैमल्ट कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ईथन ये सुनकर कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी उम्र के बारे में नहीं पता। हैमल्ट अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहता है 14, नहीं नहीं 15। ये देखकर ईथन कहता है ये इतने समय से बिना इसकी उम्र के जाने बिना ही जी रहा था। इसलिए वो कहता है कि छोड़ो, तुम्हारे ऑरा और स्टेट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई रिफ्रेशर नहीं हो, यानी तुम 14 से ज्यादा ऊपर हो, यानी तुम 15 साल के हो गए हो। इसलिए तुम्हें ट्रांसफर स्टूडेंट का एग्जाम देना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रांसफर होकर यहाँ पर आते हैं। एमल्ट कहता है क्या मुझे इसके लिए एग्जाम देना होगा। तो वो कहता है कि हाँ, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि डिवाइन सोर्समैनशिप का अप्रेंटिस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम दे रहा है। साथ ही वो कहता है अगर तुम लोगों को ये बताते हो कि तुम डिवाइन सोर्समैन डेरियन के अप्रेंटिस हो तो तुम्हें तुरंत ही ट्रांसफर मिल जाएगा, जिससे तुम्हें अपने स्किल्स को प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हैमल्ट ये सुनकर कहता है कि डेरियन तुम इस समय पर भी मेरी मदद कर रहे हो, भले ही तुम इस समय तक फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर हो। ताकि वो इस चीज के ऊपर ध्यान देते हुए कहता है कि रुको, डेरियन तो फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर है और इथन ने कहा कि वो 20 साल से मिसिंग है, यानी आखिर न जाने यहाँ पर क्या हुआ होगा। और यहाँ तक इन लोगों को भी नहीं पता कि आखिर डेरियन कहाँ चला गया था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि डेरियन फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर खुद से नहीं गया था। इसका तो यही मतलब है कि उसे वहां पर भेजा गया था। और ये फैक्ट है कि केवल एक ही पावर है जो कि डेरियन को फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज सकती है। और उन्हें यह पता चल गया कि उनका अप्रेंटिस इंसानी दुनिया में जी रहा है, तो इसकी वजह से अब मैं सीड ऑफ डार्कनेस के बारे में भी मुझे भूलना होगा, क्योंकि वो मुझे फिर से फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज देंगे। इसलिए हैमिल्टन से कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला। वो कहता है कि क्यों नहीं। वो कहता है कि मैं उनके बारे में किसी को भी डिटेल्स में रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि डेरियन ने कहा था कि मेरे अप्रेंटिस होने के नाते किसी को ये पता चल गया कि मैं डेरियन का अप्रेंटिस हूँ तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इतनी ये जानने के बाद काफी सरप्राइज हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है, आखिर ऐसा कौन है जो कि सर डेरियन के अप्रेंटिस को मारना चाहता है। हैमल्ट कहता है
कि समय आने पर मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा, पर प्लीज तब तक थोड़े से शांत रहिए। ईथन कहता है कि ठीक है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि डेरियन ने अगर कहा है तो उनके कुछ जरूरी चीजें होंगी जिसकी वजह से वो ये रिवील नहीं करना चाहते। जिसके बाद वो उसे कहता है, क्या तुम्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेरियन ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो कहता है कि बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ईथन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम ट्रांसफर एग्जामिनेशन के सारे कागज मेरे ऊपर छोड़ दो, उन सबको मैं तैयार कर लूंगा, इसके लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले मुझे तुम्हारे स्किल्स को चेक करना होगा, इसलिए मेरे साथ आओ। वो डेरियन को एक रूम में लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि डेरियन ने तुम्हें अपना अप्रेंटिस बिना किसी रीजन के नहीं रखा होगा, पर फिर भी मुझे तुम्हारे स्किल लेवल को कंफर्म करना होगा जिससे मैं ट्रांसफर एग्जाम क्लियर कर सकूं। वो उसके सामने बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रख देता है और वो कहता है कि इसको बीच में से काट दो। हैमल्ड अपनी तलवार को निकालने लगता है तो ये देखकर ईथन उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, इससे नहीं, उस लकड़ी की तलवार जो कि तुम्हारे पीछे है उससे। हैमल्ड उस तलवार को उठाकर अपने हाथ में स्विंग करने लगता है। ईथन ये देखकर कहता है, ये वाइट ब्रिज है सभी लकड़ियों में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, और अगर इसकी उम्र में इसने इसे काट लिया तो ये समय की सच में इसकी काफी ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट होगी। पर इसको देखने से जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से कोई ऑर्डिनरी हो। ये लड़का पहले ही विष से काफी ज्यादा फेमिलियर है। तो चलो देखते हैं क्या किसकी पावर लेवल कितनी है। हैमल्ट अपनी तलवार को स्विंग करते हुए एक ही स्लैश के साथ उस बोल्डर को एक क्लीन कट दे देता है। ईथन भी ये देखकर काफी सरप्राइज था कि हैमल्ट ने इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल चीज कितनी ज्यादा आसानी से कर दी। ईथन ये देखकर कहता है कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल और एक बहुत ज्यादा जीनियस इंसान है। वो हैमल्ट से कहता है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम्हारी एंट्रेंस पूरी तरह से गारंटीड है, सच में तुम डेरन के ही अप्रेंटिस हो। हैमल्ट उससे कहता है, क्या इस तरीके से मैं एकेडमी के अंदर एंट्री ले सकता हूँ। ईथन कहता है कि इसकी जैसे स्पोर्ट्समैनशिप एक हाईएस्ट लेवल पर है, पर सच में मैंने इसकी जैसे एक जीनियस जो कि डरता नहीं है मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि बिल्कुल, अब बस तुम्हें राइटिंग एग्जाम को पास करना होगा। पर ये एक ऐसी चिड़िया थी जो कि हैमल्ट ने कभी भी ना देखी थी और ना ही इसकी कभी कोशिश की थी। वो कहता है, क्या रिटनिंग एग्जाम? और जैसे ही ईथन उसके स्कोर्स देखता है, बेचारा उसकी भी आगे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसके एवरेज स्कोर 4 थे। वो ये देखकर कहता है कि तुम इस तरीके के लो स्कोर नहीं ला सकते, भले तुम इसको कितना भी सोच लो, और केवल एग्जामिनेशन में 10 दिन ही बचे हुए हैं। आखिर क्या ये सच में एक बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन है। तुम कभी भी इस तरीके के स्कोर्स के साथ एकेडमी के अंदर नहीं आ पाओगे, और अगर मान लो हम एक पर्सनल ट्यूटर भी लगाते हैं तब भी ज्यादा समय नहीं है। हैमिल्टन से कहता है कि तुम मुझे नहीं टीच कर सकते। ईथन कहता है कि नहीं, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ और हमें इस चीज की परमिशन नहीं दी जाती कि हम किसी को ट्यूट कर सके। पर वो उसे बताता है, वो कहता है कि न जाने कैसे पर हम लास्ट टाइम पे एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पर अब एग्जाम इतने ज्यादा पास है कि कोई भी एलिट इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा, सभी पहले ही ले लिए गए होंगे। ये काफी ज्यादा बुरा है। ये सुनकर ईथन को गैलोट की बात याद आती है कि एला अकेडमी के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और वो एक एलिट है। वो ईथन से एला के बारे में पूछता है कि तुम उस स्टूडेंट को जानते हो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। उसने इस अकेडमी की हिस्ट्री के अंदर वो पहला इंसान था जिसने सभी क्लासेस में परफेक्ट स्कोर लिए थे। पर आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये देखकर हैमल्ट कहता है, क्या अपनी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप? इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है और शायद वो मुझे इसके लिए सिखा भी सकता है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बचा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसे जाकर पूछता हूँ। ईथन ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या तुम अचानक से क्या एला से पूछने के लिए जा रहे हो? और उसके जैसा स्किल्ड स्टूडेंट भी इस चीज में लायक नहीं है। रुको, क्या तुम एला को जानते हो? वो हेमल्ट को आवाज देता है पर हेमल्ट उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और जब हेमल्ट एला के पास आकर उससे पूछता है तो ये देखकर वो भी सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या अगर तुम अचानक से मुझसे ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो? क्या मैंने कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ फिर से मिलना है? मुझे तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस याद नहीं है। और क्या कहा तुमने, तुम्हें पढ़ाना? तुम्हारे जैसे बेवकूफ को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? और ये सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जैसा तलवारबाज खाली हाथ आया है। रुको, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मेरा ध्यान ले सकते हो? और अचानक से तुम अकेडमी के अंदर क्यों आ गए? क्या सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे मर्सनरी यहाँ पर आ भी सकता है? और आखिर तुम यहाँ पर कर भी क्या रहे हो? अगर तुम एग्जाम देना चाहते हो तो जाकर खुद से पढ़ो, मुझे तुम्हें पढ़ाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। हैमल्ट कहता है, मुझे बस पास होना है और तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। पर एला कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चीज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और क्या तुमने पूरे पूरे समय मुझे नहीं सुना? अब तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। पर हैमल्ट उससे कहता है, मैंने तुमसे मुझे फ्री में पढ़ाने का नहीं कहा, मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो वहीं कहीं रुक गया था और हैमल्ट सोचता है कि यहाँ के सभी इंसान सिर्फ पैसे के लिए ही मरते हैं। तो एला उससे कहता है, पैसे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी इंटेलिजेंसी को पैसे के साथ खरीद सकते हो? तो बताओ कि आखिर तुम्हारे जैसे एक मर्सनरी मुझे कितने पैसे दे सकता है? हैमिल्टन से पूछता है, कितने? कि 1 लाख मेरिकल। वो कहता है, कितना पैसा तुम अगर दे देते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुमने 1 रुपए भी कम किया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। हैमिल्टन से कहता है, ठीक है। ये सुनकर एला थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था और वो उससे कहता है कि मैं कल आकर तुम्हें ये पैसा दे दूंगा, तो चलो हम लोग कल से इस चीज को तैयार करते हैं। ये देखकर वो कहता है, क्या क्या रुको,
क्या सच में? क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इतना ज्यादा पैसा कितना होता है? क्या तुमने मुझे गलत सुना है? मैंने तुमसे कहा 1 लाख मेरकल, पर हमारे हैमल्ट के पास 90,000 मेरकल जो कि इसे पैस मर्सी क्रॉप से मिले थे और 10,000 जो कि इसे प्रोटेक्शन ड्यूटी से मिले थे। वो इसको पूरी तरह से पे करने के लिए तैयार था। हैमल्ट उससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कल से ही शुरू कर देना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग कल बिल्कुल इसी जगह पर मिलते हैं। एला कहता है ठीक है, अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। कल सुबह यहीं पर वापस आ जाना, और ये तब खत्म होगा जब तुम आधे पागल हो जाओगे, इसलिए अपने आप को तैयार कर लाना। जिसके बाद वो चिढ़ा हुआ वहां से अंदर की तरफ आ जाता है। ये देखकर हैमल्ट उससे कहता है तो चीजें इस तरीके से होने वाली हैं। फिर वो भी वहां से निकल गया था, पर एला का वो दोस्त जो कि अंदर खड़ा हुआ था, वो ये देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि एला का एक इस तरीके का दोस्त भी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। सुबह सुबह हैमल्ट वहां पर आ गया था और एला गेट पर खड़ा हुआ था। एला ये देखकर गुस्से में कहता है कि सच में ये यहाँ पर आ गया। वो कहता है वो पैसे जो कि हमने प्रॉमिस किए थे। तो हैमल्ट अपने पास से पोर्ट्रेट निकालते हुए कहता है कि ये जो कि तुमने कहा था 1 लाख, वो उस पैसे को लेते हुए कहता है कि ठीक है, अगर हम ये करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी को पढ़ाया नहीं है, इसलिए अगर तुम फेल हो जाते हो तो मुझसे तुम्हारे पैसे वापस करने के बारे में मत बोलना। हैमल्ट कहता है कि ये चीज से फर्क नहीं पड़ता। एला ये देखकर कहता है कि नहीं, मैंने सोचा था कि ये वापस नहीं आएगा, और मैंने इस इतने ज्यादा पैसों का मेरी प्राइड की वजह से बोला था। पर फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और साथ ही वो अंदर जाते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं होगा। अब हैमल्ट एला के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चालू कर देता है, और एला उसके साइड में बैठकर उसे डायरेक्ट कर रहा था कि आखिर उसे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पर उसका पूरा का पूरा ध्यान हैमल्ट के ऊपर लगा हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि ये कौवा देखने में तो ऐसा लगता है, जब मैं इस कौवे को इतने ज्यादा पास से देख रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके रास्ते मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पर इसकी सीखने की एबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। बाकी सभी डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक के स्टूडेंट्स के अगर कंपेयर किया जाए तो ये काफी ज्यादा एक जीनियस है। इसलिए वो हैमल्ट से कहता है क्या तुम किसी जंगल में रहते थे और क्या वहाँ से भाग कर आए हो या ऐसा ही कुछ? ये सुनकर हैमल्ट पूरी तरह से हिल गया था। वो काफी शौक हो जाता है। जैसा मुझे लगा था, मैंने ये तभी नोटिस कर लिया था जब पिछली बार हम लोग मिले थे कि ये कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। मुझे इसके आसपास और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। इसलिए वो एला से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? वो कहता है जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा डिसेंट है और तुम्हारी मेमोराइजिंग स्किल्स भी काफी कमाल के हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि तुम कोशिश भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, और उसके बाद भी आखिर क्यों तुम ये बेसिक सी चीजें नहीं सीख पा रहे? एथिक्स और कॉमन सेंस के ये दोनों ही चीजें तुम्हारे पास नहीं है। ये बोलकर वो जोर से चिल्लाते हुए टेल के ऊपर हाथ पटकता है। तुम्हारे पिछले टेस्ट के स्कोर्स को देखकर ऐसा लगता है क्या तुम्हारे एथिक्स में कोई सेंस भी है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे टेस्टों के ऊपर सच में गलतियों की बारिश हो गई है। और ये क्या है? वो एक आंसर को पढ़ते हुए कहता है कि अपने फादर की अथॉरिटी का इस्तेमाल करो और डरा कर वहाँ से भगा दो। एला कहता है यानी अगर कोई तुम्हारे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा तो क्या तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही रहने वाला है? एला इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और वो कहता है कि जल्दी से इसे खत्म करो, और हमें दूसरे सब्जेक्ट को भी जितने ज्यादा जल्दी हो सके खत्म करना है, और इस एरिया के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जब भी तुम्हारे पास ज्यादा समय बचे। मेरी बात सुनो, तुमने जो 1 लाख मेरे मेरे को दिए हैं वो एक बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट का मनी है, और तुमने यहाँ पर मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, और तुम्हें पढ़ाने वाला इस अकेडमी का एक टॉप स्टूडेंट है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हें इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना ही होगा, तुम्हें पास होना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस सब का पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब मेरे ऑनर की बात है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अकेडमी के अंदर एनरोल होना ही होगा। क्या तुम समझे? वो यहाँ पर इस तरीके से चिल्ला रहा था जैसे वो हैमल्ट की माँ हो। वो भी देखकर सरप्राइज था, और वो कहता है कि सच में इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं। जिसके बाद वो उसे एक क्वेश्चन पढ़ते हुए कहता है अगर एक गरीब क्लासमेट तुमसे कुछ चुरा लेता है तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका एक सबसे ज्यादा एथिकल और एक कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन ढूंढो। हैमल्ट ये सुनकर कहता है कि एक एथिकल सॉल्यूशन? क्या इसका ये मतलब है कि मुझे उसे लड़ाई नहीं करनी? वो उसे कहता है तो बताओ आखिर इसका क्या होगा? हैमल्ट कहता है कि मैं उससे वो चीज वापस चुरा लूंगा। ये देखकर एला उसके ऊपर गुस्सा हो गया था, क्योंकि हैमल्ट को अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कॉमन सेंस और एथिकल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इस इंसानी दुनिया में किस तरीके से चीजें चलती है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा शांति के साथ जरूर सुलझा है, पर ऐसे में तुम्हारे क्लासमेट को उसका लेसन नहीं मिलेगा और वो फिर से वो चीजें चुरा सकता है। इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि तुम उसे कन्फ्रंट करो और उसे ये बताओ कि उसने ये चीज गलत करी है, जिससे वो इस गलती की वजह को समझे और उसे ये समझ में आए कि उसने आखिर यहाँ पर क्या गलती करी है। इंसान को माफ कर दो, पर कभी भी उसके इस पाप को मत भूलो। और यही जजमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है इस अकेडमी के अंदर। ये देखकर हैमल्ट पूरी तरह से शांत, पर वो अपने मन में कहता है कि सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एथिक्स और कॉमन सेंस
सेंस, ये वो चीजें हैं जो कि मुझे इस इंसानी दुनिया में रहने के लिए सीखना जरूरी है। भले ही मैं ये बेसिक्स काफी लेट सीख रहा हूँ, जिससे मैं वो पर्सन बन सकूँ जैसा कि डेरियन मुझे बताया करता था। इसलिए मुझे इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसी तरीके से ढूंढने होंगे। वो कहता है कि मैं समझ गया, मुझे बस थोड़े और समय की जरूरत है। फिर ऐसे ही उनकी कोचिंग चलती रहती है और एला उस हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताता है कि आखिर किस तरीके से चीजें होती है। और हैमल्ट भी धीरे धीरे करके इन चीजों के बारे में समझने लगा था और अब उसकी गलतियां धीरे धीरे करके कम हो गई थी। फिर हमें ग्रेटा अकेडमी के अंदर 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। एला पोल से टिककर खड़ा हुआ था और 2 लड़कियां छुपकर उसे देख रही थी। वो बड़ी बड़ी चमकती हुई नजरों के साथ कहती हैं कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। सच में एला यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए खड़ा हुआ है, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर आखिर ये यहाँ पर किसका वेट कर रहा है। वो आपस में बातें करते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो कुछ हफ्तों से किसी को कोचिंग दे रहा था। हैमल्ट वहाँ पर आता है तो उसको देखते हुए वो कहती है, शायद ऐसा तो नहीं कि ये वही पर्सन है। हैमल्ट एला के पास आकर खड़ा हो गया था। एला कहता है, तो ये पूरा हुआ। वो पूछता है, आखिर उन लोगों ने एग्जाम लाइब्रेरी के अंदर क्यों रखा था, बाकी सभी जगहों को छोड़कर। हैमल्ट कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर ये काफी ज्यादा शांति जगह थी। ये देखकर एला उसे कहता है कि ठीक है, कि मुझे वो सारी किताबें और वो स्टफ जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया था वो सब वापस लाइब्रेरी के अंदर जमाना था। इसकी वजह से पूरे समय मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ा। साथ ही वो हैमल्ट से कहता है, क्या कर तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, क्या तुमने अच्छा किया। हैमल्ट सिर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद एला वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और हमारी ट्यूटिंग आज और अभी यहीं से खत्म होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ और तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए गुड लक। हैमल्ट उससे कहता है कि शुक्रिया, तुमने आज जो मेरी इतनी मदद करी है उस सब के लिए। एला वहाँ जाते हुए कहता है कि मैंने इसके लिए पैसे लिए थे, इसलिए तुम्हारे शुक्रिया की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। पर हैमल्ट अपने मन में कहता है, तो ये सब एला की वजह से ही हुआ है कि सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छे से हो गई। फिर सभी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए जाने लगते हैं और हैमल्ट भी उनको देखकर उनके पीछे पीछे डिपार्टमेंट ऑफ सोर्ड आर्ट ट्रांसफर स्टूडेंट एग्जामिनेशन वेटिंग रूम के अंदर जाकर वेट करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें यहाँ पर थोड़े समय तक रुकना था क्योंकि सभी का टेस्ट एक एक करके लिया जाने वाला था। वहाँ पर सभी के कई सारे दोस्त थे, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे पर हैमल्ट किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो कहता है कि मुझे यहीं पर वेट करना होगा और वो आसपास देखकर एक चेयर पर चुपचाप से जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि आखिर मुझे एग्जाम के खत्म हो जाने के बाद क्या करना होगा। ईथन ने मुझसे कहा था कि बस यहाँ पर बैठो और आराम करो। मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी। पर वहीं कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा था, पर हैमल्ट का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता तो वो उसके सामने आकर अपना हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। हैमल्ट उसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो लड़का कहता है, आखिर तुम इतने ज्यादा कौन सी गहरी सोच में खोए हुए हो। और वो हैमल्ट से बड़ी प्यारी आवाज में आगे कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं सुबेत रूगल हूँ, रूगल फैमिली का सेकंड सन। आखिर तुम्हारा नाम क्या है। हैमल्ट उसको देखकर उसके बारे में एक इमेज बनाते हुए कहता है, क्या किस इंसान की दिक्कत क्या है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये यहाँ पर मेरे पास बिना किसी रीजन के नहीं आया। स्टूबेट उसको देख रहा था और वो उससे कहता है, क्या हुआ। ये सब मैं अकेडमी के रेगुलेशंस की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों के एडमिशन नहीं हुए हैं। हैमल्ट कहता है, आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, और उसे एकेडमिक रेगुलेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुब्बत कहता है, तुम इस तरीके से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर आने वाले ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसके साथ एला हमेशा घूमता रहता है। भले ये एक लो क्लास का भी क्यों ना हो, पर अगर मैं इसको जान लेता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और इसके लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो मुझे इसके साथ दोस्ती करनी होगी। हैमल्ट अपना नाम बताता है तो सुब्बत उससे कहता है कि काफी ज्यादा अजीब सा नाम है, पर ये तुम्हें सूट करता है। आखिर तुम्हारा लास्ट नाम क्या है। देख के ऐसा लगता है कि तुम एक काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से हो। हैमल्ट ये सुनकर हैरानी के साथ उसे कहता है, क्या फैमिली। सुब्बत कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मान लो हम लोग आगे जाकर काफी अच्छे दोस्त बनते हैं तो ये तो अकेडमी में हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि जब हम लोग एनरोलमेंट हो जाएंगे तो एक साथ रहा करेंगे। हैमल्ट इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि एक फैमिली जिसको मैं जानता हूँ, जो कि पेंडेंट में जिस फैमिली का मेरे नाम लिखा हुआ है, पर बचपन में ही मुझे फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर भेज दिया गया था, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए। हैमल्ट कहता है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। ये सुनने के बाद वो सभी काफी शौक थे और सोबत भी कहता है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, यार तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक कॉमनर हो। हैमल्ट कहता है कि बिल्कुल सही कहा। ये देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहली नजर में पहचानने में गलती कर गया और मैं अपना हाथ एक कॉमनर के लिए ऑफर कर रहा था। भले ही मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर गया, पर आखिर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट क्यों कर रहे हो। वो लोग हैमल्ट की बुराइयां करना चालू कर देते हैं कि ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि आखिर एक कॉमनर यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी एला के साथ कोचिंग कैसा ले सकता है। पर तभी ईथन वहाँ पर आ गया था, जो कि इस बात को बढ़ने से पहले ही सुबह को रोकते हुए कहता है
वो कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग आपके रिटर्निंग एग्जाम के खत्म हो जाने की वजह से काफी खुश होंगे, पर अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाकी हैं, इसलिए थोड़े से शांत हो जाओ। और इस एकेडमी के अंदर ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है कि आप किसी के भी कास्ट और जेंडर को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज जो कमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा सावधान रहिएगा। एप्लीकेंट नंबर 15, उसे इसके बारे में अच्छे से पता था और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि सभी एप्लीकेंट अपनी सीट पर बैठ जाएं क्योंकि आपका एग्जाम 5 मिनट में शुरू होने वाला है। सुमित वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, पर वहीं वो हेमल्ट से खुसफुसाते हुए कहता है अगर तुम एक लोली कॉमनर हो तो तुम्हें उसी की तरह रहना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत घूमो जो कि तुम्हारी क्लास के नहीं है, एक बेवकूफ इंसान। ये कहकर वो गुस्से में हेमल्ट के साइड में से निकल कर चला जाता है। फिर सभी के एग्जाम चालू होने वाले थे और उनके इंस्ट्रक्टर उन लोगों को बताता है। वो कहता है कि सभी एप्लीकेंट्स का अपने रेटिंग एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क देने के लिए शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स ग्रुप के अंदर कंसीडर किया जाएगा और इन्हें 2 सेपरेट स्टेजेस में लिया जाएगा। पर वहीं हेमल्ट इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि पीछे उसी के बारे में कानाफूसी चल रही है। सभी लोग उसे कॉमनर की तरह देख रहे हैं, इसलिए वो उसे अपने से नीचे देखते हुए उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सब उसे घूर रहे थे। हेमल्ट कहता है कि सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से देख रहे हैं। ये उस तरीके का ग्लेज है जैसा कि मैं पहले महसूस कर चुका हूँ। ये जगह भी फॉरेस्ट ऑफ रूट से ज्यादा अलग नहीं है। ये इंसान भी उन बीस्ट से और मॉन्स्टर्स से ज्यादा अलग नहीं रहते, बस ये उन सब से ज्यादा क्लासिफाइड है। इस इंसानी दुनिया में पावर ही सब कुछ है, जिसे केवल अपनी स्ट्रेंथ के अलावा अपनी फैमिली की भी स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाता है। इसलिए वो आगे कहता है अगर ऐसा ही है तो मुझे इस चीज के बारे में अच्छे से सीखना होगा, पर अभी मुझे अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हेमल्ट की बारी आ जाती है और उसी के सामने वही लकड़ी की बोल्ट को रख दिया गया था और उसे इसके बारे में बताया जाता है कि आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको इस ब्लैक हुड के ट्री को स्लैश करना होगा यानी काटना होगा, और वो भी केवल लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल करते हुए। आप अपनी लकड़ी के ऊपर विस्क इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके तलवार को पकड़ने के बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। पर अगर आप इस 5 मिनट के अंदर भी इसे काट नहीं पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसलिए प्लीज सभी की तरह अपना बेस्ट दीजिएगा। जैसे ही आप तैयार हो जाए तो आप इस तलवार को पकड़ सकते हैं। हेमल्ट कहता है क्या मुझे इसे काटना है? ये काफी ज्यादा सिंपल है, भले ही देखने में ये काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ये है तो एक पेड़ ही। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लेवल में नहीं है। इसलिए वो अपनी तलवार के ऊपर विस्क को मैनिफेस्ट करते हुए कहता है मुझे इसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए, और वो अपने सिंगल स्लैश लगाता है। तो ये देखकर वो एग्जामिनर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। हेमल्ट ने अपने एक स्लैश के साथ उस लकड़ी के बड़े से बोल्ट को बीच में से चीर दिया था। वो एक सिंगल कट था, पर इसमें वो लकड़ी पूरी तरह से कट गई थी। वो एग्जामिनर ये देखकर कहता है द ब्लैकवुड ट्री ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और कई सारे मल्टीपल स्ट्राइक्स लगते हैं तब जाकर उसके ऊपर कोई खरोच लेकर आ पाता है, पर उसने तो अपने एक स्ट्राइक के साथ उसे बीच में से ही चीर दिया। हेमल्ट उससे कहता है कि ये खत्म हुआ। एग्जामिनर कहता है कि हाँ, तुम अपने फर्स्ट एग्जाम के अंदर पास हो चुके हो। जिसके बाद वो बाहर आकर वहाँ पर बैठने लगा था, पर जो रॉयल फैमिली के लड़के थे वो अभी भी हेमल्ट का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। बेलबेट कहता है कि उन्हें यहाँ पर रोलर वुड की बजाय ब्लैक वुड का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि मुझे सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए। हेमल्ट को इसको देखकर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो है तो एक बच्चा ही, पर तभी एग्जामिनर वहाँ पर आते हुए कहता है कि हमारे लास्ट ग्रुप का भी एग्जाम हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट राउंड के एग्जाम को शुरू करते हैं। और वो नेक्स्ट राउंड के एग्जाम के लिए बताता है कि इंस्ट्रक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लोग 1 वर्सेस 1 एक दूसरे के साथ सोर्ट्समैनशिप की फाइट करेंगे। आपको 8 मिनट दिए जाएंगे अपने अपोनेंट को हराने के लिए, और ऐसे ही वो सारे नियमों को बताता है। पर बेलबर्ट हेमल्ट को देखते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अनफेयर एग्जामिनेशन है। अगर यहाँ पर कोई भी इस लोली बास्टर्ड के साथ डुअल करेगा उसे तो ये ऑटोमेटिकली पास मिल जाएगा। हेमल्ट उसको देख रहा था। ये देखकर वो बड़बड़ाते हुए कहता है लगता है कि इसने मुझे सुन लिया। पर वो हेमल्ट को देखते हुए कहता है आखिर ये मुझे किस तरीके से देख रहा है? क्या इसको इसकी औकात पता नहीं है? क्या मुझे इसे चुप कराना चाहिए? इसलिए वो हेमल्ट के पास आकर उसे डराने की कोशिश करते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो क्यों ना तुम मुझे हिट करो, आओ मारो मुझे। और उसको इस तरीके से हेमल्ट को परेशान करता हुआ देखकर हेमल्ट अपने मन में कहता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, अगर मैं इसे मारूंगा तो क्या ये मुझे अकेला छोड़ देगा? वो उसको मारने के लिए तैयार था, पर तभी एग्जामिनर अनाउंस करते हुए कहता है कि फर्स्ट बैटल हेमल्ट और नंबर 8 एंड्रो के बीच में होगी। ये देखकर बेलबर्ट अपने मन में कहता है कि मैंने इस कॉमनर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझा दिया है, पर सच में एंड्रो एक लकी निकला। हेमल्ट अपने मन में कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर मेरा अपोनेंट कैसा होगा। फिर वो एग्जामिनर उन लोगों को लड़ाई लड़वाने के लिए स्टेज पर ले जाता है जहाँ पर 3 ऑब्जर्वर उन लोगों को देख रहे थे। ईथन भी वहीं पर बैठा हुआ था और एक ऑब्जर्वर कहते हैं तो पहले एप्लीकेंट यहाँ पर आ चुके हैं। वो एग्जामिनर कहता है कि हेलो इंस्ट्रक्टर्स, अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो हम लोग सेकंड स्टेज के एग्जाम को चालू कर सकते हैं। हेमल्ट ईथन को वहाँ पर देख लेता है और ईथन के साइड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर उसे कहता है क्या ये वही इंसान है जिसको रिकमेंड आपने किया था? वो कहते हैं कि हाँ, क्या तुम दोनों
इस एग्जाम को देखना चाहोगे? वो कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि आपने किसी को रिकमेंड किया है, जरूर ये एक स्पेशल होगा। ईथन कहता है कि बिल्कुल, जब आप ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने इसे रिकमेंड क्यों किया था। अब वो एग्जामिनर एंड्रू और हेमल्ट को सारे नियम बताता है कि आखिर को किस तरीके से यहाँ पर फाइट करनी है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लकड़ी की तलवार के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे बिगिन कहा जाता है, एंड्रू अपने मन में कहता है कि मुझे शुरुआत में ये समझना होगा कि ये एक कॉमनर है, पर वो जैसे इस चीज के लिए तैयार होता है, साथ ही वो कहता है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने ब्लैकबोर्ड ट्री को बीच में से चीर दिया, पर फिर भी ये एक कॉमनर है जिसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। और एक तरफ मैं हूँ जिसने बचपन से ही स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग करी है। पर तभी हेमल्ट उसकी नजरों के सामने से धीरे करके गायब हो गया था और तभी एंड्रो जमीन पर जाकर नीचे गिर जाता है। वो इस तरीके से गिरा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था और सभी एग्जामिनर्स की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी और ईथन भी देखकर काफी खुश था। हेमल्ट एंड्रो से कहता है कि तुम हार चुके हो। वो उसके ऊपर खड़ा हुआ था और वो अगर जरा सा भी हिलता तो हेमल्ट उसे फिर से हरा सकता था। एग्जामिनर उन दोनों के बीच में आकर हेमल्ट को पीछे की तरफ करते हुए कहता है कि एंड्रू इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए रेडी नहीं है। एंड्रू ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं हार गया? वो भी एक कॉमनर से। उसे इस चीज की वजह से काफी शर्म और गुस्सा आ रहा था। फीमेल ऑब्जर्वर ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि उसकी ब्लेड काफी ज्यादा शांत और ताकतवर है। इस चीज के ऊपर यकीन करना मुश्किल है कि ये एक छोटा सा लड़का है। पर वहीं दूसरा एग्जामिनर ये देखकर कहता है, सच में इस सेम एज ग्रुप के इन दोनों लड़कों के बीच में ये टैलेंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है। ईथन अपने ही मन में कहता है कि बिल्कुल, मैं ये जानता था कि ये सबसे अलग है, पर ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। हेमल्ट से कहता है, उनने कहा था कि 2 राउंड होने वाले हैं, यानी एक और राउंड बचा हुआ है। फीमेल ऑब्जर्वर कहती है कि ये पूरी तरह से श्योर है कि स्किल्स की बीच में कोई भी शिकायत नहीं है कि ये काफी ज्यादा स्किल्ड है। पर वहीं दूसरे एग्जामिनर को भी देखा जाए तो उसके स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। दूसरा एग्जामिनर कहता है कि बिल्कुल, दूसरे एप्लीकेंट की स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर तभी ईथन कहता है, हेमल्ट, क्या तुम अपने दुश्मन को हराने के बजाय क्या तुम उसे लड़ाई करते हुए क्या उसे कुछ सिखा सकते हो? हेमल्ट कहता है, क्या सिखाना? वो कहता है कि बिल्कुल, जैसे कि तुम अपने स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी है, बिल्कुल वैसे ही क्या तुम उसे कुछ सिखा सकते हो? हेमल्ट ये देखकर उसके बारे में सोचता है कि जब उसने डैरेन के साथ किस तरीके से अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखा था, कि आखिर किस तरीके से तलवार को पकड़ा जाता है। हेमल्ट कहता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद वो एप्लीकेट एंड्रो से कहता है कि स्टेटस और फैमिली को साइड में रखते हुए क्या तुम अपने कॉमरेड के साथ फाइट करते हुए इसे कुछ बेनिफिट चाहते हो, क्योंकि वो तुमसे एक मोर एडवांस लेवल पर है। मुझे पता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं तुम्हारी एज के हिसाब से। चलो हमें दिखाओ क्या आखिर ये सब कॉन्फिडेंस के साथ कैसे किया जाता है और उसके साथ कुछ सीखने की कोशिश करो। एंड्रो कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो भी एक दूसरे स्टैंड लेकर खड़ा हो जाता है। वो हेमल्ट से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे माफ करना कि मैंने गार्ड डाउन कर दिया था। मैं तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा कम आंक रहा था, पर मेरी भी प्राइड है, इसलिए इस बार तुम मुझे इतनी ज्यादा आसानी से हरा नहीं पाओगे। ये कहकर एंड्रू तेजी से डरा हुआ हेमल्ट की तरफ बढ़ने लगा था, पर जैसे ही वो हेमल्ट के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, हेमल्ट उसे रोक लेता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा और फास्ट होने की जरूरत है। अगर तुम इतनी ज्यादा धीरे किसी के ऊपर अटैक करोगे तो उसे तुम्हें ब्लॉक करना काफी ज्यादा आसान होगा। एंड्रू ये देखकर काफी सरप्राइज था। जिसके बाद हेमल्ट उसके ऊपर 3 स्ट्राइक लगाता है, जिससे एंड्रू काफी घायल हो गया था। पर हेमल्ट उसे समझाते हुए कहता है कि अपने सेंटर ऑफ बैलेंस को इस तरीके से मत खो। अगर तुम केवल अपने अटैक के ऊपर जरूरत से ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारी ग्रेविटी अपने सामने से शिफ्ट हो जाएगी। एंड्रू उसको समझने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो हेमल्ट से हेड टू हेड लड़ने की कोशिश करता है, पर हेमल्ट कहता है कि तुम्हारे हेड टू हेड लड़ाई करने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, इसलिए हमेशा अपने साइड में भी देकर रखो। जिसके बाद वो उसे अपने एक स्ट्राइक के साथ नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुमने अपने बैलेंस को फिर से खो दिया, इसलिए चलो अब फिर से खड़े हो जाओ, अपने पोशन को लो। और उसको इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर ईथन काफी खुश था और उसे वहाँ पर डेरियन की याद आ जाती है। उसे अपने पास्ट में जब वो एक बीस्ट से लड़ रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो लगभग वहाँ पर मरने वाला था। पर तभी डेरियन अपने गोल्डन विस्क के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो अपने एक स्ट्राइक के साथ उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पीछे की तरफ धकेल देता है और वो कहता है कि बच्चे, अगर तुम इसी तरीके से पड़े रहोगे तो सच में मारे जाओगे। और ईथन भी हेमल्ट की पावर को देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि उस समय वो काफी ज्यादा यंग और काफी ज्यादा पावरफुल था। डेरियन कहता है कि उठ जाओ फिर से, और हेमल्ट के अंदर उसे डेरियन दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर वो कहता है कि तुम वापस आ गए। और सभी एग्जाम के खत्म हो जाने के बाद सभी ऑब्जर्वर्स यानी एग्जामिनर्स आपस में बातें कर रहे थे कि हमें लगता है कि हम लोगों ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है, जो कि बिल्कुल काफी अच्छे हैं। इस साल के एप्लीकेंट्स की पावर लेवल काफी ज्यादा कमाल की थी। फीमेल एग्जामिनर भी कहती है कि बिल्कुल, मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो लोग भविष्य में और आगे कितना ज्यादा बढ़ेंगे। पर ईथन का पूरा ध्यान हेमल्ट के ऊपर था। वो कहता है कि लड़का काफी आगे जाने वाला है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद बैडन का सीन दिखाते हैं। हेमल्ट आसपास घूम रहा था। वो कहता है कि मुझे याद है कि जब पिछली बार मैंने यहाँ पर आया था तो मैंने उसे यहीं कहीं पर देखा था। तब इसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और वो कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। वो यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड को देख रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का हेमल्ट को देखते हुए कहता है कि आपका
बैडन के मर्सनरी गिल्ड के अंदर स्वागत है। तो बताइए क्या आप यहाँ पर किस रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए आए हैं? हैमल्ट कहता है कि मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेने के लिए आया हूँ, ना कि फुलफिल करने के लिए। ये देखकर वो लड़का कहता है यार तुम एक मर्सनरी हो? हैमल्ट कहता है क्यों, इससे कुछ दिक्कत है? वो कहता है कि नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक बड़ी सी फैमिली की कोई लड़के होगे। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम एक मर्सनरी क्रॉप से बिलोंग करते हो। हैमल्ट कहता है कि मेरा नाम हैमल्ट है और मैं अपने मर्सनरी क्रॉप से हूँ। मैं अपने बिलोंगिंग्स यहाँ पर छोड़कर गया हुआ था कुछ समय पहले जब मैं यहाँ पर आया था। वो लड़का ये देखकर कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ। वो कहता है कि हैमल्ट रैंक नंबर 3 कंफर्म्ड। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किस तरीके की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए चाहिए। मैं तुम्हारी जितनी पॉसिबल होगा उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर हैमल्ट उसके बारे में याद करता है कि जब ईथन को ये पता चला था कि हैमल्ट ने 1 लाख मार्क एला को कोचिंग करने के लिए दिए हैं, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लेकर आए? क्या तुमने ये किसी से लिए थे? हैमल्ट कहता है कि नहीं, ये सब मैंने मेरे मर्सनरी के काम से कमाए थे। वो कहता है अगर ऐसा है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, पर ये तो नहीं है ना कि तुमने ये पूरी पूरी जो लाइफ सेविंग थी वो सब इसी में खर्च कर दी। हैमल्ट कहता है कि नहीं। ये देखकर वो काफी शांत हो गया था, पर ये देखकर ईथन कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें फाइनेंस के बारे में भी कुछ सिखाना होगा। इसलिए वो हैमल्ट से कहता है कि मैं तुम्हारा अभी के लिए गार्डियन हूँ, इसलिए तुम्हें इस सब की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इस तरीके से खर्च कर सकते हो। एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं होते और वो और भी ज्यादा पैसा नहीं बना सकता जिसे वो खर्च कर सके, तो वो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह होता है। हैमल्ट उससे कहता है तो क्या मुझे और पैसे कमाने चाहिए? ईथन कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, अभी तुम्हारे एडमिशन के लिए 1 महीने का समय है, तब तक तुम जो भी चाहो तब तक कर सकते हो। हैमल्ट कहता है तो क्या तब तक के लिए मैं कोई रिक्वेस्ट ले लूं? वो कहता है कि ठीक है, पर तुम कोई ज्यादा खतरनाक रिक्वेस्ट मत लेना और ना ही कोई ज्यादा लंबी प्रोटेक्शन ड्यूटी, ठीक है? जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ गया था। हैमल्ट उस लड़के से कहता है एक रिक्वेस्ट जो कि केवल बैडन के अंदर की हो। वो कहता है कि बस 1 मिनट के लिए रुको, और साथ ही उसकी और भी कई सारी कंडीशंस थी कि उसका रिवॉर्ड काफी अच्छा हो और देखना कि वो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। वो लड़का ये देखकर कहता है यानी ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड रिक्वेस्ट है। फिर वो थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगी। इसकी लोकेशन थोड़ी सी अजीब है पर ये ठीक है। हैमल्ट उससे पूछता है कहाँ, तो वो ये देखकर कहता है क्या द ग्रेट अकेडमी। हैमल्ट उस रिक्वेस्ट को लेकर आ गया था और वो उसे पढ़ते हुए कहता है यानी अकेडमी के अंदर एक घोस्ट के अपेयर होने की रिपोर्ट की गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कई सारे एप्लीकेंट रात में काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि कई सारी जगहों पर उन्हें भूत दिखते हैं और ऐसी कई सारी स्पीशीज है जिसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो कौन है। पर अभी तक इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं है कि आखिर ये कौन करता है। इसलिए उन्हें एक रिक्वेस्ट डाली है। वो इस अकेडमी की घोस्ट की आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं जिससे उसे खत्म किया जा सके। हैमल्ट इसको देखते हुए सोचता है मैंने रिक्वेस्ट शुरुआत में इसलिए उठा ली थी क्योंकि मुझे अपने ऊपर काफी भरोसा था, पर इस अकेडमी की गॉसिप के अनुसार क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई और दूसरी रिक्वेस्ट देखनी चाहिए थी? कहीं मैंने कोई गलत रिक्वेस्ट तो नहीं ले ली? पर तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि बाई चांस तुम हैमल्ट तो नहीं हो। हैमल्ट पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? ये वही लड़का है जिसे हमने एला के साथ देखा था। ये हैमल्ट को देखकर काफी खुश होते हुए कहता है कि सच में तुम तो हैमल्ट हो, तुम तो एला के प्यूपिट हो, यानी ये सच है कि तुम भी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हो। पर हैमल्ट ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि भाई आगे तुम ये क्या बोल रहे हो? वो उसे बताता है कि ये पहली बार है कि एला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक का आइडल है वो किसी के साथ सच में घूम रहा था, इसलिए ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि ये एक हॉट टॉपिक ना बने। ये देखकर हैमल्ट हैरान होते हुए कहता है कि एला, क्या मुझे उसके पास कोचिंग के लिए नहीं जाना चाहिए था? इसलिए हैमल्ट उससे पूछता है क्या तुम भी एला की तरह एक मेज हो? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल कुछ उसी तरह, पर थोड़ा सा अलग। एग्जाम्पल के लिए फिर वो अपने हाथ के साथ एक मैजिक को दिखाता है और उसके हाथ से एक लाइट निकलती है। हैमल्ट ये देखकर कहता है क्या मैजिक? और वो लड़का अपने पास से एक स्पिरिट को समन कर लेता है। हैमल्ट कहता है कि कोई मैजिक नहीं पर एक डीमन। वो उसको देखकर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देता, पर वो स्पिरिट काफी ज्यादा तेजी के साथ हैमल्ट के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे अटैक करने के लिए आ रही है। ये देखकर हैमल्ट सरप्राइज होते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो ये देखकर काफी हैरान था कि उसका हाथ उसके आर पार चला गया। वो स्पिरिट ये देखकर काफी गुस्सा हो गई थी और वो गुस्से में हैमल्ट को देखने लगती है। हैमल्ट ये देखकर अपने मन में कहता है कि मेरा अटैक उसके आर पार चला गया। इस लड़के का नाम सीएन है। ये हैमल्ट को इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है तुम वो पहले इंसान हो जिसने रेटन के ऊपर इस तरीके से अटैक करने की कोशिश करी है। हैमल्ट उसको देखते हुए कहता है पर आखिर ये क्या चीज है? सीएन बताता है कि ये लाइट की स्प्रिंग, इसका नाम रेटन है और ये काफी ज्यादा कमाल का है, पर ये नुकसान नहीं पहुंचाता और अगर मान लो ये किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तभी तुम इसे फिजिकली ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि स्पिरिट के पास किसी भी तरीके से फिजिकल बॉडी नहीं रखती, इसलिए केवल
कुछ मेजेस ही होते हैं जो कि इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और सभी में से एक मैं हूँ जो कि पूरे के पूरे ग्रेट अकेडमी में केवल एक ही एलिमेंटल मेज है, और मेरा नाम सीएन है। पर हैमल्ट का ध्यान तो स्प्रेड को किसी तरीके से पकड़ने के ऊपर लगा हुआ था कि आखिर वो उसको किस तरीके से पकड़ सकता है। इसलिए सीएन उससे कहता है कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दो भाई। हैमल्ट उससे कहता है कि ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा सीएन, पर मुझे मेरे खुद के कुछ काम करने हैं। इसलिए वो उससे कहता है कि मैं अभी एक रिक्वेस्ट के बीच में हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सीएन कहता है कि एक रिक्वेस्ट, यानी तुम एक मर्सनरी हो, और क्या तुम इस अकेडमी के अंदर किस तरीके की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हो? वो कहता है क्या वो घोस्ट वाली? हैमल्ट कहता है क्या रुको, तुम इस रिक्वेस्ट के बारे में जानते हो? सीएन में हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सीएन कहता है कि एक रिक्वेस्ट, यानी तुम एक मर्सनरी हो, और क्या तुम इस अकेडमी के अंदर किस तरीके की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हो? वो कहता है क्या वो घोस्ट वाली? हैमल्ट कहता है कि रुको, तुम इस रिक्वेस्ट के बारे में जानते हो? सीएन कहता है कि बिल्कुल, ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रूमर है जो कि मैंने भी सुना है, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें मदद करना चाहूंगा। जिसके बाद हमें आधी रात में ग्रेट अकेडमी की एक बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जो कि सच में देखने में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। सिया उसे इस जगह के बारे में बताता है तो हैमल्ट कहता है अच्छा, तो ये मोस्ट रिसेंट जगह है जहाँ पर वो भूत अपीयर हुआ था। सिया कहता है कि बिल्कुल, पर ये केवल डिपार्टमेंट ऑफ सोर्समैन की एक ऑर्डिनरी सी बिल्डिंग है, और वो भूत केवल आधी रात में ही अपीयर होता है। जैसे ही सुबह होती है वो यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए आ रहे थे कि भूत सच में इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? सिया कहता है कि नहीं, पर वहीं हमें किसी की परछाई भी दिखाते हैं जो कि उनको देखकर वहाँ से गायब हो गया था। वो लोग आगे बात करते हुए जा रहे थे, तभी हैमल्ट कहता है कि काफी ज्यादा रिलीफ है कि एक स्पिरिट हमारे पास है। हैमल्ट कहता है कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों अब से अलग अलग होकर यहाँ पर ढूंढा करें। सिया कहता है कि अलग अलग होकर? हैमल्ट कहता है कि इससे हम काफी ज्यादा अच्छी तेजी से उनको देख लेंगे। पर सिया कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे लिए ये इच्छा होगा कि हम लोग साथ में मिलकर उसको देखें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा जब हम अकेले हों और वो हमारे सामने आकर हमें डरा दे। पर साथ ही वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारे उसको ढूंढने के बाद प्लान्स क्या है? हैमल्ट कहता है कि उसको खत्म करना, और क्या। पर वहीं हमें उसके पीछे एक घोंसले टाइप की फिगर को दिखाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर वो लोग एक एक कर एक एक रूम के अंदर चेक करना चालू करते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हैमल्ट कहता है मुझे लगता है कि शायद वो भूत अब दूसरी बिल्डिंग के अंदर जा चुका होगा। सेन भी कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर हैमल्ट कहता है अगर ऐसा ही रहा तो ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, हम लोगों के पास ज्यादा एविडेंस नहीं है। पर वहीं वो सिया को देखता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ मिला? क्योंकि सिया पीछे की तरफ देख रहा था। वो उससे कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ दिखा है? वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर नहीं दिखा। क्या अब हम लोगों को किसी और रूम के अंदर चेक करना चाहिए? हैमल्ट कहता है कि बिल्कुल। पर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो हैमल्ट से कहता है हैमल्ट, जैसा तुमने कहा था कि तुम इस रिक्वेस्ट को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हो। पर तभी वो पीछे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हैमल्ट उसे बताता है कि उसे 10 दिन का समय मिला है, पर क्या हुआ? सिया हैरान होते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि सामने देखो, वहाँ पर कुछ आ रहा है। और वो लोग अपने सामने उस शेडो को देखते हैं जो बिल्कुल किसी भूत की तरह उन्हीं की तरफ आ रहा था। हैमल्ट उसको देखकर समझ गया था कि शायद वही घोस्ट है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार को निकालने ही वाला था। पर तभी वो काफी ज्यादा करीब आ गया था और हैमल्ट अपने गार्ड को ले चुका था। पर तभी वो अपने चेहरे को दिखाते हुए कहता है क्या आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लिया है। वो उसे बताते हैं एक रिक्वेस्ट। वो उसे कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर अकेडमी के भूत को ढूंढ रहे हैं और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। अलिया देखता है कि उसके अंदर इसे यहाँ पर 3,000 रिवॉर्ड मिलने वाला था। ये देख अलिया हैमल्ट से कहता है कि आखिर तुम जब इतने ज्यादा पैसे वाले हो तो तुम्हें इस तरीके की रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो इस सबको एक्सेप्ट करने के बजाय घर पर जाकर आराम से सोना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे मर्सनरीज बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पर हैमल्ट कहता है कि मुझे थोड़ा समय तो चाहिए जब मैं टाइम पास कर सकूं। एलिया उसे कहता है पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ पर किसी रिक्वेस्ट की वजह से हो? एलिया कहता है कि हाँ, इसी वजह से, क्योंकि मुझे भी एक रिक्वेस्ट मिली थी। ये देखकर एलिया सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम भी एक मर्सनरी हो? पर ये देखकर वो उसे मारते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये रिक्वेस्ट मुझे डायरेक्ट अकेडमी से मिली थी। सिया कहता है अच्छा, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें इन सब चीजों के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर अकेडमी ने तुम्हें ये कहा है तो इसके बदले तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। एलिया कहता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। हैमल्ट सोचता है अकेडमी ने 2 अलग अलग रिक्वेस्ट दी है कि सिचुएशन सच में इतनी ज्यादा अर्जेंट है। पर सिया ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए हैमल्ट से कहता है ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, पर जब हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम तीनों मिलकर उस भूत को एक साथ देखें, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग होंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छा होगा। क्यों, बिल्कुल सही कहा ना? पर वो दोनों ही उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ये देखकर सिया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वो कहता है अगर तुम लोग अपने आप से खुद से देखना चाहते हो तो ये भी ठीक है। पर सिया कहता है कि नहीं, हम लोग मिलकर देखेंगे जैसा तुमने कहा। तो ये देख वह हैमल्ट से कहता है जैसा एलिया ने कहा, क्या तुम भी इस चीज के लिए राजी हो जो कि मैंने कहा है? हैमल्ट, तुम्हें क्या लगता है? हैमल्ट कहता है कि ठीक है। फिर वो लोग इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं और एला अपने इल्यूजन के साथ उस बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट उनके सामने रख देता है। वो कहता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
जहाँ पर भी घोस्ट अपीयर हुआ है वो सभी बिल्डिंग्स और लिटरेचर हॉल के अंदर ही आया है। द स्पोर्ट्समैनशिप प्रोफेसर लॉबी और जिम के अंदर आता है, और साथ ही स्पेयरिंग ग्राउंड में भी। और ये सभी बिल्डिंग्स जो कि काफी ज्यादा कॉमन है। पर इन सभी बिल्डिंग्स में जो कि एक चीज है जो कि कॉमन है, सिया कहता है कि बिल्कुल ये सब डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप का ही हिस्सा है। वो कहता है कि बिल्कुल, और शायद यही रीजन है कि वो घोस्ट अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक की बिल्डिंग के अंदर अभी तक क्यों नहीं आया। हैमल्ड कहता है कि ये सब कोई मैच कर सकता है। सिया कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर अगर कोई ऐसा करता तब भी उसे हर बार स्पेल को कास्ट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेथड्स है जिनसे स्पेल्स को काटा जा सकता है। एला कहता है पर ये सब कोई एक हाई रैंक का मैजिक एबिलिटी वाला ही कर सकता है, पर उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो इस तरीके की प्रैंक्स करता हुआ घूमे। पर मान लो अगर ये सच में किसी इंसान का काम नहीं हुआ, तो ये सब एक बहुत ज्यादा रीजनेबल अज्यूम है कि ये घोस्ट मेजेस को अवॉइड कर रहा है। सिया कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वो स्पेल्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो। हैमल्ड कहता है बिल्कुल, क्योंकि घोस्ट के ऊपर फिजिकल अटैक नहीं किए जा सकते। ये सुनकर एला भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। हैमल्ड उसके बारे में याद करता है और उसे ईथन के बारे में भी याद आता है कि जब वो उससे बात करने के बाद यहाँ पर आया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, पर ईथन कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है कि जब कुछ स्टूडेंट्स ने उसके साथ फाइट करने की कोशिश करी थी, और वो जब कभी भी अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो तलवार उनके आर पार निकल जाती है। ये सुनकर सिया कहता है कि बिल्कुल, ये सच में एक एक्चुअली घोस्ट है या फिर इसी तरीके का कुछ और। पर वहीं हैमल्ड ये देखकर खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ऐसा कब हुआ था कि जब मेरे ओपिनियंस सभी लोगों के बराबर और एक दूसरे से मिलते रहे। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता था तो एल्गा हमेशा मुझे चिल्लाया करती थी, और साथ ही डेरेन भी हमेशा केवल मुझे डांटा करता था, और मैंने पेट्स मर्सनरी क्रॉप के अंदर कभी किसी से ज्यादा बात की ही नहीं। इसलिए ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं है कि मैंने कभी भी किसी से ठीक से बात की हो। पर यहाँ पर हमारी अलग अलग नॉलेज के साथ भी हम लोग धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को मिलाकर अपने एक स्वयं क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे करके जाते जा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि इसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। एला हैमल्ड से कहता है, अगर किसी भी फिजिकल अटैक का किसी घोस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता तो क्या तुम्हारे विश के अगेंस्ट वो काम करेगा, क्योंकि तुम विश को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। ये देखकर हैमल्ड कहता है, जैसा तुमने कहा विश, पर अभी तक मैंने इसे किसी के ऊपर भी टेस्ट नहीं किया है, क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। पर सिया ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हो। ये सब ठीक है, पर मेरे सर के ऊपर इसे इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद वो कहता है कि सर्वे की वजह से और दूसरी बिल्डिंग्स में घूमने की वजह से मैं काफी थक गया हूँ। सच में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन की बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आराम करने के लिए जाना चाहिए। तुम लोग अपना काम करो और अच्छे से रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर सिया जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब लिया और हैमल्ड ही रह गए थे। लिया हैमल्ड से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। हैमल्ड इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं इसी के बारे में शुरुआत से ही सोच रहा था कि जब इसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक नहीं होता, इसलिए वो मेजिस को अवॉइड कर रहा है। इसलिए वो लिया से कहता है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ पर मैं स्पिरिट्स को ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर लिया कहता है कि मैंने तुमसे अच्छे से कहा था, पर ये काफी बुरा है कि मैं कोई एलिमेंटल मेज नहीं हूँ, इसलिए मैं स्पिरिट को आसानी से नहीं ढूंढ सकता। तो हैमल्ड कहता है, तो आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। लिया कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ये भूल गए कि पहले से ही हमारे पास एक काफी ज्यादा कमाल का स्किल्ड एलिमेंटल मेज है। जिसके बाद तेजी से वो दोनों ही सिया का पीछा करना चालू कर देते हैं। हैमल्ड कहता है कि आखिर सिया कहाँ गया होगा। लिया कहता है कि वो जरूर स्पिरिट का पीछा कर रहा होगा, और मैं श्योर हूँ कि उसने उसे सेंस कर लिया होगा कि आखिर वो कहाँ है। हैमल्ड ये देखकर समझ गया था कि इसने शुरुआत में ही ये सेंस कर लिया था, इसलिए उसने कहा था कि हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, और उसे कई सारी चीजें ऐसी पूछी जिसे वो सिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हैमल्ड उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए इलिया से कहता है कि तुम शुरुआत से ही ये जानते थे कि वो एक स्पिरिट है, बस तुमने सिया को इस तरीके से ट्रिगर किया जिससे वो उसे ढूंढना चालू कर दे। लिया कहता है कि मैं लकी निकला, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही मेथड था, इसके अलावा कुछ और आइडिया नहीं। पर हैमल्ड और वो दोनों अब बिल्डिंग से निकलकर नीचे आ गए थे, पर अब उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है। हैमल्ड कहता है कि हम उसी तरीके से नहीं ढूंढ सकते, पर लिया उसे कहता है बस हम लोगों को उसकी रफ डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ गया है। इसलिए वो जमीन पर हाथ रखकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल सर्च को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसे सिया के फुटप्रिंट्स जमीन पर देखना चालू हो जाते हैं। वो कहता है कि इस डायरेक्शन में वो द ट्रेनिंग ग्राउंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ गया है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि सिया उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकता, इसलिए बस हम लोगों को स्पिरिट को उसके ढूंढने से पहले ढूंढना होगा। जिसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड के पास आकर उसके ताले को अटैक के साथ तोड़ देते हैं। लिया कहता है, इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर केवल वो लोग ही आ सकते हैं जिन्हें केवल परमिशन दी गई हो। यहाँ पर केवल उसी रैंक के लोग होते हैं, इसलिए वो लोग डिपार्टमेंट ऑफ सोर्ट के उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर नहीं आने देते जो कि सेम डिपार्टमेंट के होते हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड्स सभी ग्रेडेड और लेवल्स के हिसाब से सेपरेटेड है, और मुझे लगता है कि वो स्पिरिट यहीं कहीं पर छुपी हुई होगी, क्योंकि रिक्वेस्ट न जाने कैसे करके बाहर आ गई। इसलिए वो शायद किसी हायर ग्रेड के जो कि स्कॉलरशिप के बेस पर आते हैं, उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर उसे सर्च करना
चाहिए। पर वही हैमल्ट सामने की तरफ देख रहा था और वो कहता है कि ईथन का ये पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। एला भी इसको देखकर कहता है कि तुम इसके बारे में कह रहे हो। हैमल्ट कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसे उसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता होगा। एला ये सुनकर काफी शौक था, जिसके बाद जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बिना किसी परमिशन के आए हैं। तो हैमल्ट उससे कहता है पर हम लोग यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आए हैं, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो इस चीज को समझेंगे। पर वहीं एला अंदर आते ही वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर सिया की जैसे ही फेमिलियर चीज को सेंस कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो डेफिनेटली यहीं पर है। तभी हैमल्ट एला को आवाज देते हुए कहता है कि सच में तुम्हें एकेडमी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट मिली थी। ये देखकर वो समझ गया था कि हैमल्ट से झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। वो कहता है कि तुमसे झूठ बोलने का कोई भी रास्ता नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ तक आ गए हो। वो कहता है कि असल में मैं इस फैक्ट को अलाउ नहीं करता कि इस पूरे की पूरी एकेडमी के अंदर केवल एक ही एलिमेंटल मेज है। ये सुनकर हैमल्ट कहता है तो तुम इसलिए उस स्पिरिट को पकड़कर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। इलिया कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और तुम यहाँ पर नेचुरली उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। जिसके बाद वो अपने एक दूसरे स्पेल साइलेंस का इस्तेमाल कर कर पूरे में शांति बिछाकर वहीं पे वहीं बैठ जाता है और वो कहता है इसकी वजह से उसके सारे ट्रैक्स हमें दिखने लगेंगे क्योंकि मैं एक मेज हूँ। इसलिए वो हैमल्ट से कहता है इसलिए अब तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद करी थी, इसलिए मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। हैमल्ट कहता है अगर मैं तुम्हें रिफ्यूज कर दूं तो? वो कहता है कि एक मर्सनरी अपनी दी हुई बात को वापस रिफ्यूज कैसे कर सकता है। पर वही हैमल्ट दीवार के अंदर से निकलने वाली एक चीज को समझ गया था कि वो क्या है। वो उसी तरफ देखने लगा था कि उसके अंदर से शेडोज निकलकर बाहर आ रही हैं। लिया ये देखकर उसे कहता है क्या हुआ, आखिर अचानक से तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? तो हैमल्ट कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेडमी का घोस्ट बाहर आ चुका है। और वो हैमल्ट के सामने आकर बहुत ज्यादा बड़ा विशाल रूप लेकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी सांप की तरह। लिया ये देखकर हैमल्ट को धक्का देते हुए कहता है कि हैमल्ट तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, अब वो मैं हूँ जो कि सबसे पहले इसे ग्रीट करेगा। जिसके बाद वो अपने स्पेल वॉल का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर वो घोस्ट काफी सरप्राइज हो गया था और वो उसे बचने के लिए स्लाइडली निकलकर वहां से जाने की कोशिश करता है। एला कहता है कि इसकी कोशिश भी मत करना। जिसके बाद वो अपने एक दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे सील करने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि कमीने तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही वो हैमल्ट से कहता है कि जब तक मैं स्पेल को मेंटेन कर रखे हुए हूँ मैं मूव नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इसे और कमजोर करना होगा वरना ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तबाही यहाँ पर मचा सकता है। हैमल्ट ये सुनकर कहता है कि ठीक है और वो अपने विश को मैनिफेस्ट करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं क्या मैं अपने विश के साथ इसे कट कर सकता हूँ या नहीं। और जैसे ही वो उस घोस्ट के ऊपर अटैक करता है तो वो आसानी से उस स्पिरिट को दो हिस्सों में काट देता है। वो स्पिरिट ये देखकर दर्द में किर्रारते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है और हैमल्ट ये देखकर कहता है इसका मतलब मैं अपने विश के साथ स्पिरिट्स को काट सकता हूँ। ये काफी हुआ क्योंकि वो स्पिरिट काफी घायल होने की वजह से गिर गई थी और वो हैमल्ट को देखकर उसको घाने की कोशिश करती है और वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। इसलिए वो अपने विश के साथ अब उसको यहाँ पर खत्म करने के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे अपनी तलवार के ऊपर थोड़ी सी और ताकत लगानी होगी। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता तभी रेटिंग की आवाज आती है और एक गोल्डन लाइट के साथ हैमल्ट और घोस्ट के बीच में सिया आकर खड़ा हो जाता है। वो हैमल्ट से कहता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफों की तरह आपके एक स्पिरिट को प्रोवोक कैसे कर सकते हो? ये स्पिरिट ऑफ डार्कनेस अभी एक छोटा सा बच्चा है और तुम्हें इसे बहुत ज्यादा डेलिकेट के साथ अप्रोच करना होगा। अभी मैंने इसे करंट ऑफ लाइट के साथ ब्लॉक कर रखा हुआ है और मैं और ना ही रेंट हम दोनों इसे ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकते। ये सुनकर हैमल्ट कहता है तो आखिर क्या अब हमें आगे क्या करना होगा? और वहीं लिया भी उससे कहता है तो आखिर बताओ आखिर हम इस आउट ऑफ कंट्रोल स्पिरिट को कैसे पकड़ सकते हैं? सिया ये सुनकर उससे कहता है क्या? कहता है क्या लिया तुम सच में इस बच्चे को पकड़कर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? वो कहता है नहीं, पर सिया कहता है तुम्हें पता भी है कि एक छोटा सा क्यूट बच्चा है। तो लिया कहता है कि वैसे भी तुम मेरे साथ स्पिरिट रिसर्च के अंदर जरा सा भी कॉर्पोरेट नहीं करना चाहते और तुम इस एकेडमी के अंदर एक लौते एलिमेंटल मैजिशियन हो। ये सुनकर सिया उसे कहता है कि बिल्कुल क्योंकि तुम उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हम लोगों ने एक बच्चे को ढूंढा है, इसलिए हम लोगों को इसको काफी ज्यादा शांति के साथ इसको कम्प्लीटली सिक्योर करना होगा। और साथ ही वो सिया से कहता है कि स्पिरिट को खोना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए सीलिंग मैजिक को मेंटेन कर रखना। जिसके बाद वो हैमल्ट से कहता है कि कुछ समय तक तुम इसे संभाल सकते हो, वो भी इसके ऊपर अटैक किए बिना। मैं उसे शांत रखने की कोशिश करूंगा। हैमल्ट कहता है कि ठीक है मैं ये कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो सील के अंदर जंप कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसके अटैक्स को कब तक संभाल सकता हूँ। वो स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्से के साथ हैमल्ट के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है, पर हैमल्ट अपने विश के साथ कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है पर मैं इसे रोक सकता हूँ। जिसके साथ वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करना चालू कर देता है और उस पेट रेगुलर उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करती रहती है। सिया हैमल्ट को हौसला देते हुए कहता है कि बस थोड़ा और। जिसके बाद वो अपने एलिमेंटल मैजिक को एक्टिवेट करना चालू कर देता है जिससे वो उस स्पिरिट को पकड़कर उसे शांत कर सके। पर वो स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो
हेमल्ट के ऊपर कई सारे प्रकार से अटैक करती है। ये डार्क अटैक देखकर हेमल्ट भी काफी सरप्राइज था और उसको देखकर ऐसा लगा था कि अब हेमल्ट को ये काफी ज्यादा खतरनाक है तो उसे इसका सामना करना ही होगा। वो कहता है कि ये कमीना, उसे पता है कि मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये इस तरीके से मेरे ऊपर पावरफुल अटैक कर रहा है। पर तभी जैसे ही हेमल्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे काटने की कोशिश करता, उसे पीछे से आवाज आती है, सिया, हेमल्ट प्लीज ऐसा मत करना। और तभी वो घोस्ट हेमल्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक एक डायरेक्ट हिट लगता है जिसकी वजह से हेमल्ट काफी ज्यादा दूर पीछे जाकर दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से वो काफी घायल हो गया था। ये देखकर सिया उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हेमल्ट मुझे माफ करना, पर ये काफी ज्यादा कमजोर है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हेमल्ट ये देखकर कहता है क्या ये कमजोर है, जिसके बाद सिया कहता है तो चलो इसे करते हैं, इसे अब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो अपने मैजिक के साथ आगे बढ़ना चालू करता है। ये देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा डर गई थी और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। इलिया ये देखकर हैरानी के साथ सिया से कहता है कि ये कमीना यहाँ पे शील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जल्दी कुछ करो। वो कहता है कि ये वर्म है, ये मेरे एलिमेंटल मैजिक से डर रहा है। और सच में वो घोस्ट बहुत ज्यादा डर रहा था, वो बहुत ज्यादा कपकपाए जा रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, बेचारा पसीना पसीना हो गया था, पर सिया की सील अभी भी मेंटेन थी। वो घोस्ट बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो लिया के ऊपर अटैक कर देगा। ये देखकर सिया हेमल्ट को आवाज देता है और हेमल्ट तेजी से लिया के सामने आकर कहता है कि लिया खतरे में है, इसलिए वो अपने विश के साथ उस स्प्रेड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो उसके अटैक को डॉज कर सके। पर वो घोस्ट उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, जो देखकर हेमल्ट काफी सरप्राइज था क्योंकि वो सीधे इलिया की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर वो बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, पर वो भी काफी ज्यादा चालाक थी, वो दो हिस्सों में सेपरेट हो जाती है। और ये देखकर एलिया और भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो शेडो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। हेमल्ट तेजी से उस तरफ भागता है और वो तेजी से आकर जंप करते हुए उस घोस्ट के ऊपर आ जाता है। वो घोस्ट उसको वहाँ पर अचानक से देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो हेमल्ट अपने विश को मैनिफेस्ट करते हुए सिया से कहता है कि अभी। और जैसे ही वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है, वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा डर गया था, बहुत ही ज्यादा, पर वो तलवार उसको टकराती नहीं है। और ये देखकर हेमल्ट कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा डर गए थे। सिया कहता है कि ये काफी अच्छा है और उसकी अब सील भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। वो कहता है कि यहाँ आओ और जैसे ही वो घोस्ट से टकराती है, सिया कहता है कि तुम्हें वापस आना ही होगा। अब वो घोस्ट उसके अंदर आ चुका था और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वहाँ पर एक धमाका होता है और धुएं के धीरे धीरे करके छट जाने के बाद वो बड़ा सा घोस्ट एक छोटे से बॉल के अंदर बदल कर रह जाता है। वो एक छोटी सी क्यूट स्प्रिट के अंदर बदल गया था। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि एक छोटा सा बच्चा है। तो लिया भी कहता है कि बिल्कुल एक एलिमेंटल मेज ही स्प्रिट्स को हैंडल कर सकता है। लिया बहुत ज्यादा थक गया था और सच में आखिरकार उन लोगों ने मिशन को पूरा कर लिया। मुझे भी देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगले दिन वो लोग मर्सनरी गिल्ड में जाकर उस छोटे से घोस्ट को वहां पर दिखाते हैं। तो वो लड़का ये देखकर कहता है तो क्या यही वो प्रॉब्लमेटिक मॉन्स्टर है। हेमल्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो उससे पूछता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर आखिर एक स्प्रिट इस तरीके से काम क्यों करती है। सिया उससे कहता है कि इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं और वो उसे इसकी रीजन बताना चालू करता है कि ये सब डार्कनेस के फोर्स की वजह से हो सकता है और या फिर किसी मैजिक के इन्फ्लुएंस की वजह से, और ऐसे ही कई सारी चीजें। पर जब अंत भला तो सब भला। जिसके बाद सिया अपनी तारीफ करना चालू करते हुए कहता है भले ही हेमल्ट है जो कि इस रिक्वेस्ट की पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाला है, पर मैं सिया जो कि इस अकेडमी का एक लौता एलिमेंटल मेज है। पर तभी लिया उसे चुप करते हुए कहता है क्या करते हो, इसे और भी क्या ज्यादा समझाने वाले हो। जिसके बाद वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। सिया सोचता है कि जब हम लोगों ने उसे शेडो ऑफ डार्कनेस दिखा दिया था तो आखिर उन लोगों ने तुरंत ही हमें रिवॉर्ड क्यों नहीं दे दिया। लिया उससे कहता है क्या तुमने उसे सुना नहीं था जो कि उसने कहा था कि हम लोगों को ये अज्यूम करना होगा कि वो मॉन्स्टर फिर से अपीयर ना हो, इसलिए 3 दिन बाद जरूर आइएगा। और साथ ही वो कहता है क्या करते हो, इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है, वैसे भी ये तुम्हारा पैसा नहीं है। पर सिया उससे कहता है अगर मेरा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पर हेमल्ट अब से हमारा दोस्त है, तो क्या ये हमारे दोस्त के लिए नहीं है। वो हेमल्ट से भी पूछता है क्या तुम अब हमारे दोस्त नहीं हो। तो हेमल्ट उससे कहता है क्या दोस्त। वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल दोस्त, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होता है और इसके अलावा अब हम लोग एक फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप के अंदर ही बन गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी थी कि शुरुआत से ही हम लोग ऐसे हो जाएं। जिसके बाद सिया हेमल्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि प्लीज मेरा अच्छा ख्याल रखना दोस्त। जिसके बाद हेमल्ट हर एक इंसान के बारे में याद करता है कि वो आखिर फिन के साथ किस तरीके से रहा करता था। वो कहता है कि ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि यानी फिन भी उसका एक दोस्त था। सिया उससे कहता है हे लिया चलो अब हाथ मिलाओ, पर वो ये देखकर जल्दी से भागते हुए कहता है मैं ऐसे बेवकूफ वाले काम नहीं करने वाला। जिसके बाद सिया हेमल्ट से कहता है तो बताओ एक दोस्त का दोस्त क्या होता है, एक दूसरा दोस्त, इसलिए क्या हमें हमारे एक अच्छे अमीर दोस्त लिया से नहीं कहना चाहिए कि वो हमें खाना खिलाए। ये सुनकर वो उसे कहता है मुझे इस चीज के अंदर मत घुसेड़ो, और वैसे भी अभी हमारे पास खाना खाने का समय नहीं है, हमें वहाँ पर साफ सफाई करनी है। सिया कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमने उस ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जिसके बाद हमें खाना खाने का सीन दिखाते हैं। हेमल्ट को एक लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि 3rd फ्लोर 301। वो ईथन से पूछता है कि आखिर ये क्या है। ईथन कहता है मुझे लगता है कि वो डोम है जो
जो कि तुम्हें मिला है। यहाँ पर ग्रेट अकेडमी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को डॉर्मेट्री के अंदर रहना होता है, इसलिए तुम्हें शुरुआत से ही इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। ईथन कहता है ठीक है, एंट्री सेरेमनी कल है तो क्यों ना तब तक तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उस जगह को देखकर आ जाओ जहाँ पर अब तुम रहने वाले हो। फिर हेमट उस जगह पर आ जाता है। वो कहता है केवल अब कुछ ही दिन हुए हैं जब मैंने उस रिक्वेस्ट को पूरा किया था और अब मुझे अकेडमी के अंदर रहना होगा और ये सब पहली बार है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। पर तब एक आदमी हेमल्ट को आवाज देते हुए कहता है कि जिसको भी डॉम अजीम हुआ है वो यहाँ पर आकर अपने लगेज को ले जा सकता है। इसलिए हेमल्ट उसके पास आकर उसे लेटर देता है और बताता है कि मुझे वहां पर जाना है। ये देखकर वो कहता है अच्छा तुम्हें भी एक डॉम मिला है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो। पर वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हमें उस रूम का सीन दिखाते हैं और हमें दूसरी तरफ लिया की आवाज सुनाई देती है कि मैं कुछ दिनों से काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी दोस्त नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से होता है। दोस्तों की वजह से कई सारी मुसीबत वाली चीजें होती है जिसमें हम अज्यूम हो जाते हैं और वो सब इस डेविड क्रो की वजह से हुआ है। और हमें दिखाते हैं कि हेमल्ट धीरे धीरे करके उसी के रूम के पास आता जा रहा है और जैसे ही वो गेट खोलता है और अंदर से आवाज आती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि मैं कभी भी उसे ना मिलूं, अपनी जिंदगी में मैं कभी भी उसके साथ नहीं मिलना चाहती। शुरुआत से ही सब कुछ गलत हो रहा है और मैं कभी भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। और हमें लिया का एक रियल चेहरा दिखाते हैं कि असल में वो कोई लड़का नहीं, असल में एक लड़की है। जिसके बाद सीन रात में एक कोने का होता है। मैक्स किसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्लैक हॉक से निपटना आसान है। वो कहते हैं कि नहीं, बिल्डिंग की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। पर तभी पॉल उसे शांत करते हुए कहता है चलो इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। जिसके बाद हमें फिर से ब्लैक हॉक के अंदर भी जाना है। वो कहता है कि बिल्कुल, तो चलो इन कॉमनर्स को खत्म करते हैं और इनके पास जो भी हो वो सब लेकर यहाँ से चलते हैं। पर तभी उन्हें एक आवाज आती है क्या इनको खत्म करना, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम यहाँ पर आकर किसी भी इंसान के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन है, कौन की आवाज है। वो कहता है तुम लोग एक बेचारे से मर्सनरी बच्चे को मारने में फेल हो गए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से आराम से ब्लैक हॉक का नाम लेकर किसी को भी डरा सकते हो। तुम्हारे जैसे कमीने इस जिंदगी के लिए एक बर्डन है, तुम्हें बस मर जाना चाहिए। और हम उन लोगों के पीछे एक किसी गोस्ट जैसी एंटिटी को दिखाते हैं और तभी पॉल उसको देखकर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका सिर उड़कर गायब हो जाता है। मैक्स के ऊपर उसके खून के छींटे आते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि पॉल का सर उसके धड़ से गायब है। बेचारा ये देखकर पसीना पसीना हो गया था और बेचारे की जान हलक में आ गई थी। उसकी तो आपको क्या बताऊं, उसका तो कुछ कह भी नहीं सकते कि उसकी हालत देखकर आप भी समझ सकते हो कि बेचारे की हालत कैसी है। वो घबराया हुआ हड़बड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम डरपोक की तरह अंधेरे में क्यों छुपे हुए हो। एक आवाज आती है क्या छुपा हुआ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे डरपोक से मुझे छुपने की जरूरत है। और बस अगले सीन में वो उसके गले के ऊपर अपनी तलवार रखकर उसे वहां से काट देता है और कहता है कि मैं पूरे समय तुम्हारे ही पीछे था। वो दोनों जो ये देख रहे थे वो डर में थर थर आकर कांपने लगते हैं। उस घोंसली जैसी एंटिटी के अंदर से आवाज आती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस सब के बाद भी ब्लैक हॉक का नाम इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से हमारे नाम का इस्तेमाल करते हुए और भी ज्यादा जियोगे। तुम बनने के अलावा किसी और लायक नहीं रहे। जिसके बाद वो उन दोनों को भी जो कि उसके सामने थे उन दोनों को भी मार देता है और उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और इसी के साथ ये फर्स्ट सीजन और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।